कौन सी गाड़ी है? XUV 700 गाड़ी है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी में। आप लगा दीजिए 1 साल के अंदर अंदर XUV 700 से मर्सिडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, 3 है, 5 है, इनके लिए तो ये साल अच्छा होगा। और किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, तो उनके लिए 6 वालों के लिए साल कि मंगल का साल है। मंगल क्या कराता है? मंगल एक्सीडेंट करवाता है, मंगल युद्ध करवाता है, मंगल कर्जे करवाता है। 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, अरबपति, खरबपति, करोड़पति। 1 रुपये का नया नोट लाइए, उसका पिरामिड बनाइए और उसको अपने मोबाइल के नीचे रख दीजिए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए, क्योंकि वो 1 रुपया पहले ही ओवर प्राइस है। तो घरों के लिए क्या किया? 20 साल छोड़ो, अभी 2 साल में ले लेंगे, 2 साल में घर 1 साल में ले लेंगे। अब 2025 मंगल का साल है, तो कौन सी इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर पाएंगी? बेकरी की इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंसी, जो कच्चा माल आपने डाला कुछ और बनकर कुछ आया। मैंने कम से कम 10,000 बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ देखी कि जो अमीर थे, और मैंने ऐसी कुंडली भी देखी जो अमीर से गरीब बने, तो उनकी सबकी कुंडलियों को मैंने स्टडी किया। अंबानी भी किसी के भाग का खा रहा है क्योंकि उसने सही तरह से मांगा। तो हमेशा पैसे आपको अपने ऊपर की पॉकेट में रखने चाहिए, तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाता है। बोलो मैं करते नहीं यूज, नहीं करना चाहिए किसी को भी, नहीं करना चाहिए। आपको पैसे को हमेशा व्हाइट रंग के कागज में, तो छोटे छोटे स्टेप है, अगर ले लिए तो। मेरे पास मुकेश अंबानी जी की कुंडली है, अडानी जी की कुंडली है। अच्छा। जो भी फॉरेन में बैठे हैं, जो इंडिया से भाग कर गए हुए हैं। मुझे बोला कि सर हम एयरलाइन का काम करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। तो मैंने उनकी कुंडली देखती बोला कि एयरलाइन का ये काम शुरू में तो आपको पैसा देगी, लेकिन बाद में आपका सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। शेयर मार्केट में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर आपको पैसा दे रहा है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका गुरु अच्छा है तो मतलब बैंकिंग से पैसा आएगा, आपका शनि अच्छा है तो आपको लोहे से, कोयले से, आपका सूर्य अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा आएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आचार्य लव भूषण जी आए हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के साथ यंत्र मंत्र और तंत्र के भी ज्ञाता हैं। प्रसिद्धि की बात की जाए तो इन्हें मार्केट में अमीरों का एस्ट्रोलॉजर भी कहा जाता है, जिसका रीजन आप जल्द ही जान जाएंगे। पर चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार भूषण जी। नमस्ते जी। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ तो रीजन है कि सारे अमीर लोग, सारे उद्योगपति, सारे स्टार्स हैं ना, जितने भी हम देखते हैं, सब आपको कंसल्ट करते हैं, सब आपको कहते हैं कि अमीरों के एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आज मौका मिला है तो मैं चाहूंगा कि वो पूरा कंटेंट निकले, इन सब के लिए निकले, पूरी ऑडियंस को सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले। जी जी। कुछ बीच में शंकाएं होंगी, कुछ डाउट्स होंगे, कुछ हो सकता है मैं ऐसे आरोप के तौर पे उठाऊं कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्लैरिटी देना आज मैं आपको पूरे हर वाई का आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो मुझे लगेगा कि मुझे नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा से उसको मैसेज करूंगा। ठीक है। लेकिन आज की आपकी जो शंकाओं की तृप्ति है, मैं सोच रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं इसकी प्यास बुझे फिर चाहे वो ज्योतिष हो या फिर वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी हो। व्हाट वुड हैव बीन सिनेरियो अगर सचिन तेंदुलकर या फिर मुकेश अंबानी या हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता आपके पास आती जब उनका जन्म हुआ है और तब आपसे पूछती कि इसका भविष्य क्या है, क्या आप तब बता पाते कि ये इतने सक्सेसफुल होंगे? क्या किसी के जन्म से पता लग सकता है इसका राजयोग ऐसा होगा? देखिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली उठा के देखिएगा तो उनके 11वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। जिनकी भी कुंडली में 11वें घर में सूर्य बैठा हुआ है या फिर कुंभ की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, मैं उनको आज भी बिंदासली ये बोलता हूँ कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना चाहिए। आप राजनीति में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप 99% एक्चुअल जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली उठा के देखेंगे तो उनका सूर्य या तो 11वें घर में होगा या फिर कुंभ की राशि में किसी भी हाउस में होगा, या फिर सूर्य कहीं ना कहीं राहु के साथ में बैठा होगा, या सूर्य एक अच्छी युति बनाकर अच्छे इफेक्ट दे रहा होगा। तो आज भी मेरे पास मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन मेरे मित्र हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे पास आते हैं। आज जो इंडिया के अंदर मान लो 600-700 मिनिस्टर पूरी की पूरी सरकारों में होंगे, तो 100 से 125 मिनिस्टर करीब मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मैं उनकी क्लाइंट को कुंडली देखिए बताता हूँ कि आप किंग मेकर हो या आप किंग खुद हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किंग मेकर हो तो आपको दूसरों को किंग बनाना है, और यदि आपकी कुंडली में खुद की कुंडली में शासन करने का, राज करने का योग है तो आपको खुद की कुंडली में जाना है। अब आपने क्रिकेटर की बात करी, तो क्रिकेटर आदमी को कौन बनाता है? क्रिकेटर आदमी को आदमी की कुंडली का 5वां घर, सिंह राशि और मंगल ग्रह बनाता है। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा, कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा। उसकी कुंडली में 3 योग देखे जाएंगे कि यहाँ तो उसका 5वां घर का जो ओनर है वो क्या कह रहा है, सिंह राशि कहाँ बैठी हुई है जी। और तीसरा मैंने क्या बोला, मंगल ग्रह है। यदि तीनों चीज़ें अच्छी बैठेंगी तो उसके अंदर किसी भी स्पोर्ट्समैन में जाने के योग हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका क्रिकेटर में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो मेरे पास आते हैं। अच्छा खेलते तब भी नहीं होता,
अच्छा खेलने अच्छा के बाद खेल भी रहे हैं नहीं तभी भी नहीं होता, तब ये कहीं उनका मंगल भी अच्छा है, 5वां घर भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं छठे घर का संबंध 11वें घर से नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं कि अच्छा खेलने के बाद उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, और जिसको बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा नहीं खेल पा रहे फिर भी उनका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब किस्मत के धनी है। तो मैं उनको बताता हूँ कि आपकी कुंडली में स्पोर्ट्समैन बनने के योग हैं। यदि आपकी कुंडली में स्पोर्ट्समैन बनने के योग है तो आपको स्पोर्ट्समैन में जाना चाहिए। तीसरा आपने कौन सा नाम लिया था? मुकेश अंबानी का। अंबानी जिनका वेट कर रहे होंगे। अब देखिए, मुकेश अंबानी या मैं अडानी की बात करूं या किसी की भी बात करूं, कोई भी एक ऐसा बिजनेसमैन, एक बड़ा आदमी अरबपति, खरबपति, करोड़पति कौन बनता है? जब वह वो काम करता है जो उसकी कुंडली में लिखा हुआ है, अच्छा जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। यदि वह काम कर ले, मेरे पास मुकेश अंबानी जी की कुंडली है, अडानी जी की कुंडली है, अच्छा, रतन टाटा की कुंडली आपने है, देखी है सभी कुंडलियां? इनकी सबकी कुंडलियाँ। एक्चुअली मैंने आपको बताऊँ कि मैंने कम से कम 10,000 ऐसे बिल्डर्स या बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ देखी कि जो अमीर थे, और मैंने ऐसी कुंडली भी देखी जो अमीर से गरीब बने, जो फिर गरीब से अमीर बने। तो उनकी सबकी कुंडलियों को मैंने स्टडी किया। इसलिए नहीं किया था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, जी। मैंने तो अपने लिए किया था कि एक आदमी अमीर क्यों बनता है, ऐसा कौन सा काम इसने किया जिसके ये इसके भाग्य में क्या लिखा था बिल्कुल, कि जो बिल्कुल, एकदम से अमीर बन गया, कौन सी दशा ने इसको पैसा दिया, कौन सी अंतर्दशा ने इससे पैसा ले लिया। एक ही बाप के दो बेटे हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। एक अमीर है और एक उतना अमीर नहीं है जितना एक लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा क्यों कि दोनों एक ही बाप के बेटे हैं ना, तो ऐसा क्यों हुआ? जी। तो यदि आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ लॉजिक से बताता हूँ कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। आज मुकेश अंबानी की कुंडली में देखो तो मल्टीटास्किंग जॉब है, अच्छा, उसकी कुंडली में मल्टीटास्किंग योग है, लेकिन अनिल अंबानी जी की कुंडली में वो योग नहीं है जो काम वो करते हैं। अब जैसे मैं एक बात करता हूँ, अभी मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था, हाँ। यहाँ कंसल्टिंग करने आया था, तो उसने मुझे जाने में उसकी कुंडली दे दी। क्या नाम है उनका, जो भी फॉरेन में बैठे हैं, जो इंडिया से भाग कर गए हुए हैं? विजय माल्या जी। विजय माल्या जी, परफेक्ट। अच्छा, अब विजय माल्या जी ने कौन सा काम में फेल हुए थे? और ये लिकर या नहीं, लिकर एयरलाइन? के काम, एयरलाइन के काम। अब एयर एलिमेंट का जो काम है, यहाँ पे लोग जो बैठे हैं मैं बताना चाहूँगा, वो एयर एलिमेंट का काम है, अच्छा, वायु तत्व का काम है। हाँ। और वायु तत्व की राशि होती है 3, 7, 11, और यह राशियाँ उनके अच्छे सिग्निफिकेटर नहीं दे रही थी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला, कुंडली किसकी थी? विजय माल्या। विजय माल्या। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि कुंडली विजय माल्या की है, अच्छा, दे वर जस्ट चेकिंग। तो मुझे बोला कि सर हम एयरलाइन का काम करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं? तो मैंने उनकी कुंडली देखती बोला कि एयरलाइन का ये काम शुरू में तो आपको पैसा देगी, हाँ। लेकिन बाद में आपका सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी, तो आप एयर एलिमेंट का काम ना करें, एयरलाइन का काम आप ना जाएं। तो फिर वो मेरे से इम्प्रेस हुए, फिर मुझे मेरी मन माफिक फीस उन्होंने दी पहले ही। हाँ, तो फिर बोले कि सर ये कुंडली मेरी नहीं है, ये विजय माल्या की कुंडली है, हम सिर्फ आपको चेक करना चाह रहे थे कि आपको पता है कि नहीं है, आप भी लोगों की तरह वैसे ही उपाय हमें बता रहे हैं या आप लॉजिक से बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि सब लिख कर का काम करना है आपने। आप जैसे आपको आर्मी में जाना है, आपको जल आर्मी में जाना है, थल में जाना है या फिर एयर में जाना है, तीनों में बदलाव अलग तीनों अलग में, तीनों जल थल और वायु तत्व। हाँ। आपका कौन सी राशि आपके 11वें घर में बैठी हुई है? एयर की बैठी हुई तो मैं बोलूँगा आप आर्मी में, आप कहाँ जाइए? एयरफोर्स में जाइए। यदि वहाँ पे जल की राशि बैठी है तो मैं बोलूँगा कि आप नेवी में जाइए। यदि वहाँ पे पृथ्वी की राशि बैठी है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आर्मी में जाइए। तो आपको यही करना है कि इसी रिलेटेड आपको कौन सा काम करना है। तो जल थल जो ये है, ये हमारी है, तो ये आपको गाइड करती है, ये आपको बताती है। तो ये जो आप मार्केट में जो ये उपाय बन रहे हैं ना, इससे सिर्फ आप अमीर नहीं बन सकते। एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कोच करें, आप इसकी सलाह से अपने भाग्य को बदलिए। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि आपने इन सब की कुंडलियां भी देखी थी, अंबानी, अदानी, इन सब की भी, तो उनमें कुछ एक सिमिलैरिटी निकल के आती है कि सबको मल्टीटास्किंग ही अमीर बना सकता है? किसी कोई एक बंदा एक ही काम एक ही लगाए तब भी एक ही काम आदमी को अरबपति खरबपति बना सकता है। बहुत सारे लोग हैं ना, देखो डॉक्टर तनहान जी हैं, मेडिसिटी में काम करें ना। अब मेडिसिटी का काम कौन सा है? जो हमारी कन्या राशि है और जो सूर्य ग्रह है, ये मेडिकल का काम है। अच्छा, तो यदि आप एक ही ग्रह में काम करना चाहते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहें, उस सेक्टर में पैसा लगाइए जो आपके भाग्य में लिखा है, तो आपको पैसा आएगा। और आप शेयर मार्केट में पैसा तो कमाना चाहते हैं और आपके कमाने के योग भी हैं, और उसके बाद भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं गलत सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। और कई बार शेयर मार्केट में भी 3 तरीके की मार्केट होती है। शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, और तीसरा एक मार्केट होता है जिसमें ऑयल और ये गोल्ड सिल्वर मेटल्स वगैरह बिकते हैं, कमोडिटी बिकती है। तो आपके लिए कौन सी मार्केट आपको पैसा देगी? हो सकता है तीनों ही आपको पैसा दे रही हो सकता है तीनों में से एक आपको पैसा दे रही हो और आप शेयर मार्केट में लगे हो। आपको जाना कमोडिटी में है, आप कमोडिटी में लगे हैं, आपको जाना क्रिप्टो में है, आप क्रिप्टो में लगे हुए हैं, आपको जाना शेयर मार्केट में है। तो ये भी चीज़ें आपके इससे देख के पता लगता है पैसा कैसे आता है एकदम से। कैसे? भाग्य बता रहा ना हाँ। कि आपका भाग्य कहाँ बैठा हुआ है।
आपके एक कुंडली में 1 नंबर से पैसा कमाने के योग हैं कि आपकी कुंडली में 2 नंबर से पैसा कमाने के योग हैं। मंगल की एक राशि तो एक अच्छा काम बताती है, और मंगल की वृश्चिक राशि ये 2 नंबर का से पैसा कमाने का योग बताती है। 2 नंबर से पैसे तो हाँ, तो दिख जाते बनते हैं ना। आप मुझे बताओ, आज 1 नंबर में पैसा ज़्यादा बनता है कि 2 नंबर में ज़्यादा बनता है? 2 नंबर तो फिर तो ये आपकी कुंडली में देख के बताते हैं। लेकिन आप किसी को देखकर आप प्रोफेशन चुन रहे हैं कि वो भी ये काम कर रहा है, मैं भी ये काम कर रहा हूँ, हाँ, ऐसा कभी ना करें। ये एक एस्ट्रोलॉजी, एक कोच, एक गाइडेंस की रूप में काम करती है। एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा गाइडेंस आपकी लाइफ को आबाद भी कर सकती है और आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है। आप एक डॉक्टर के फील्ड में हैं, ठीक है। आपको स्किन का डॉक्टर बनना है या आपको हड्डियों का डॉक्टर बनना है। MBA भी तो सभी ने कर ली। करेक्ट। अब वो MS में जाना चाहे या फिर वो मेडिसिन में जाए। मेडिसिन में जाए तो कौन से में वो स्किन की प्रॉब्लम देखे या हड्डियों, तो ये सब हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको बता सकते हैं। आज देखो बड़े बड़े काउंसलिंग के बिजनेस खुले हुए हैं मार्केट में, लेकिन काउंसलिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक एस्ट्रोलॉजी को भी एज ए काउंसलिंग लें, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप फिर उपाय जानने के लिए आएँ। आप अपने रास्ता चुनें। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास आए। अभी हमने एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 3000 करोड़ रुपये हमने इन्वेस्ट कराए हैं मेरे क्लाइंट से। 3000 करोड़ 3000 करोड़ रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं। उसने जस्ट मेरे से पूछा कि मैं कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं। तो फिर उन्होंने, वही आपको मैंने बताया, उन्होंने मेरी फीस, मेरी मन माफी फीस दी। उन्होंने मेरे बारे में, किसी ने उनको रेफर दिया, जी। उन्होंने मेरी 5-6 कुंडली मेरे सामने निकाली पहले। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि ये सेक्टर इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और इंसिडेंटली उसी सेक्टर में अच्छा वो काम कर रहे थे। और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सेक्टर कैसा रहेगा। कुंडली अच्छे व्यापारी की थी, तो मैंने बोला ये सेक्टर इनको नुकसान देगा। तो उन्होंने चेक किया कि ये परफेक्टली हमने सेक्टर में काम शुरू किया था, लिंक सेक्टर में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तब उन्होंने फिर मेरे को एज ए फैमिली कोच के रूप में, फैमिली के रूप में आज ले लिया। आज इंडिया के टॉप 100 जो कॉरपोरेट्स हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा। मैं आज सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ। बहुत से कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बड़े बड़े लोग मंत्री मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी मैं फिलीपींस जाकर आया हूँ, सिंगापुर जाकर आया हूँ, हांगकांग जाकर आया हूँ। मैं वहाँ के पॉलिटिशियन भी कंसल्ट करते हैं। बिलीव करते हैं अभी एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको मैं इस बात के बात बता नहीं सकता हूँ कि मेरे इंडिया के 30% ही क्लाइंट हैं, 70% क्लाइंट मेरे बाहर के हैं। क्योंकि जिन्होंने इसको मेरे पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में जिन्होंने तो सिर्फ जो उपाय के जिनको आपकी व्यूअरशिप आ रही है या चीज़ें आ रही हैं इंडिया में, क्योंकि सबको फ्री में चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्री के उपाय वैसे ही काम करेंगे जैसे सबसे पहले जब ब्रिटिश लोग भारत में कब्जा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या फ्री में खाना सब कुछ बांटना शुरू किया था, और बाद में आपको अपना गुलाम बना लिया था, और हमें कितने दिन तक ब्रिटिशों की गुलामी सहनी पड़ी। तो यदि आप किसी का गुलाम बनकर जीना चाहते हैं तो लोग तो पहले फ्री में आएंगे, आपसे पैसा ले लेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, और आप उनको कुछ कह भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने पैसे तो दिए नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दोस्त, एस्ट्रोलॉजी आपको अमीर बनाती है, आपको समस्याओं से बाहर निकालती है, लेकिन लॉजिक से वो डायरेक्शन दे देती है। जैसे आपने बोला कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्शन चुन लो कि आपको किस लाइन में जाना है। अच्छा, अद्भुत सर। सर अभी इन सारी चीज़ों पे हम बहुत आने वाले हैं, पूरा डीप डाइव करेंगे। उससे पहले अगर इन जेनरिक हम ऐसे बता पाएँ कि जैसे 2024 को शायद शनि का साल बताया गया या ऐसा कुछ था, 2025 के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हम वॉर्स बहुत सुनने वाले हैं, या न्यूज़ में अक्सर आता रहता है कि 2025 में कुछ विनाशकारक भी कुछ हो सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। वहाँ पे आप 2025 को कैसे देखते हैं कि वो किसके लिए अच्छा है, हम क्या करें, कैसे जाएं आगे? देखिए, यदि मैं 2025 की बात करता हूँ तो 2025 कैसे बन रहा है? 2025 में चंद्रमा आ रहा है, फिर चंद्रमा आ रहा है, और लास्ट में बुध आ रहा है। 2, 2 और 5। 2, 2 और 5 मरकरी मैंने बुध, और इन सबको मिलकर मंगल बन रहा है। तो चंद्रमा और बुध जब मिलकर मंगल बनेंगे तो क्या होगा? तो उसमें चंद्रमा के भी गुण होंगे, उसमें बुध के भी गुण होंगे। तो लोग, चंद्रमा मैंने पानी, चंद्रमा मैंने कैश, और बुध मैंने मनी या फिर डिसीजंस, तो लोगों के जो पैसे से लेके सब रिलेशन डिसीजन होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। अच्छा। लोग पैसे को वेस्ट इस साल में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि चंद्र बुध क्या डिसीजन पावर है, डिसीजन लेने की क्षमता है। लोगों के पैसे को डिसीजन लेने की जो क्षमता होगी वह बहुत अच्छी नहीं होगी। 9 जो कि मंगल का साल है, तो मंगल क्या कराता है? मंगल एक्सीडेंट करवाता है, मंगल युद्ध करवाता है, मंगल कर्जे करवाता है। जितने भी खून से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, खून खराबा होना, आतंकवाद होना, यह सब मंगल करवाता है। ये 2025 में ऐसा होने के कहीं ना कहीं योग है। अब 2025 मंगल का साल है, तो कौन सी इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर पाएंगी? बेकरी की इंडस्ट्री, अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंसी, जो कच्चा माल आपने डाला कुछ और बनकर कुछ आया। लोहे की फैक्ट्री में डालते हैं तो डालते भी लोहा है, आता भी क्या है? लोहा। लेकिन जब किसी की चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाए, डाला कच्चे मटेरियल में आपने कुछ और बनकर कुछ और आया,
तो मतलब इसका मतलब है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो चीज़ें कोई और में आ रही है। अग्नि की चीज़ें मान लो ब्रिक्स, ईंट बनाने का काम, बॉयलर्स से जुड़ा हुआ काम, तो अच्छा। इस साल में ये फायर से जुड़ा हुआ कोई भी काम, तो ये साल की इंडस्ट्री का काम है। तो फायर से जुड़ी हुई फायर इक्विपमेंट, फायर अग्निशमन कंपनियाँ, तो इन कंपनियों के शेयर्स भी इस साल अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, उससे जुड़ा व्यापार भी इस साल अच्छा चल सकता है। लेकिन तब जब मंगल ग्रह ऐसे मूलांक होंगे जिनका मंगल क्या होगा, मित्र होगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 है, तो इनके लिए तो ये साल अच्छा होगा। और किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। 6 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा, 7 वालों के लिए भी बेकार होगा। 7 वालों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। 7 मतलब वही मैं 16 को 1 और 6 16 को कहेंगे तो मंगल और केतु की युति बनी, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 7 है और ईयर मंगल का है, तो उनके इस साल में सर्जरी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी चोट भी लग सकती है, और ऐसा भी योग है कि उनको कोई जानवर भी काट ले। अच्छा, 2025 को कोई अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देख सकते हम, मतलब कुछ? देखिए, अपॉर्चुनिटी हर साल देता है, अच्छा। ऐसा कोई भी साल नहीं है जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बोला कि अपॉर्चुनिटी किन मूलांक वालों के ज़्यादा रहेगी, जो इनके मित्र ग्रह है, और जिनके लिए थोड़ा सा खराब रह सकता है उनके लिए खराब रहता है, जिनके लिए जिन मूलांक वालों का ये शत्रु ग्रह है। अच्छा, और उनमें ये नंबर आएंगे जो आपने 2, 4, 7, जो मैंने बोला कि 1, 3, 6 और हाँ। 5 के लिए मित्र ग्रह है, और बाकी सबके लिए एनिमी ग्रह है। मूलांक के अलावा कुछ और? ये तो सारी पुष्टियां होती हैं, बट जैसे मूविंग फॉरवर्ड अगर हम पैसों वाली बात करें, क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस और ये सब वो उपाय और उन वाले ही उसमें रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, कुछ जेनरिक होते होंगे कुछ शायद जो सबके लिए काम करें या जो पॉजिटिविटी लाए ही लाए। मैं जनरली कुछ आपको उपाय बता सकता हूँ कि जैसे वास्तु में ये कहा गया है कि जो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, अच्छा। आप उसको यदि पश्चिम में लगा देते हैं तो लक्ष्मी जी आपकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित होती हैं। लेकिन उल्लू के साथ साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट में जो विष्णु जी का वाहन गरुड़ को भी लगाना चाहिए, क्योंकि इन हम लगाएंगे कैसे? लाइक पश्चिम में आपको एक उल्लू का स्टैचू आप लगा सकते हैं, उल्लू की एक फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट में एक गरुड़ जी का फ़ोटो भी या गरुड़ जी का स्टैचू भी लगाना पड़ेगा। जो लक्ष्मी जी को तो आ जाएंगी, लेकिन वो टिकेगी कैसे, उसको टिकाएंगे तो विष्णु जी। अच्छा। तो आपको लक्ष्मी जी के साथ साथ में विष्णु जी का वाहन भी, गरुड़ भी नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करना चाहिए। ठीक है। 1 रुपये का नोट देखिए, अब आप 1 रुपये का जो नोट है यह आरबीआई के द्वारा नहीं छापा जाता, यह अच्छा। भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है। अच्छा। ठीक है, अब 1 रुपये का जो नोट, इसको मैं क्यों बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो रेयर हैं। जी, जी, अब 1 रुपये का नोट, आपको नया नोट मार्केट में आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा। और आप देखिए कि 1 रुपये का नोट तो 1 रुपये का, आप गड्डी लेने चले जाइए मार्केट में तो आपको 100 रुपये की गड्डी 900 रुपये में मिलती है, 1000 रुपये में मिलती है। मतलब उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो गई है, मतलब 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, 10 गुना। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही मेरी वैल्यू 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, तो 1 रुपये का नया नोट लाइए, उसका पिरामिड बनाइए और उसको अपने मोबाइल के नीचे रख दीजिए। आप 1 रुपये का नोट को अपनी तिजोरी में रख दीजिए, क्योंकि वो 1 रुपया पहले ही ओवर प्राइस्ड है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर है, वो 1 रुपये का नहीं है, बस 100 रुपये का, 10 रुपये का मिल रहा है, तो 100 रुपये का मिल रहा है। आप 10 रुपये का नोट आपको 10 रुपये में मिल रहा है, जी, जी, जी। उसका पिरामिड बना के आप अपने मोबाइल में रखें तो आपको कुछ मिलेगा क्या? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। तो 1 रुपये का जो नोट है वो पहले से 10 रुपये का मिल रहा है मार्केट में, नया नोट है ही नहीं है, वो मार्केट में आम आदमी की तरह है ही नहीं है। अब वो आम आदमी नहीं रहा है, वो खास आदमी बन गया है। वो तो खुद बना सकते हैं पिरामिड। आप उसको पिरामिड को खुद बनाइए और उसको अपने मोबाइल के पीछे रखिए, तो देखिए कि आपकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा बढ़ने लगेगी। बहुत लोग वॉलेट में भी रखते हैं, एक डॉलर, 1 रुपया, ये सब। वॉलेट को भी में रख सकते हैं। $1 की बात नहीं हो रही। अच्छा। ऐसा नोट, ऐसा रुपया जो मार्केट में आम चल में नहीं है और उसकी वैल्यू क्या है, ओवर वैल्यू है। और दूसरी, अभी आप वॉलेट की बात करते हैं, तो मैं कभी हमेशा ये कहता हूँ कि आपको वॉलेट कभी भी पिछली पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। क्यों? वॉलेट सारे वही रखते हैं? कमर के नीचे नहीं रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो हमारा कमर के नीचे का हिस्सा है, इसे अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी इसे वृश्चिक राशि कहा जाता है। अच्छा। 8वें पार्ट को जो नितंब है वह 8वें पार्ट से 8वें वृश्चिक राशि देखा जाता है, और वहाँ पे चंद्रमा क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो हमेशा पैसे आपको अपने ऊपर की पॉकेट में रखने चाहिए। आपको पैसे आप हमेशा साथ में हैंग करके जा सकते हैं, लेकिन कभी भी पैसे कमर के नीचे की पॉकेट में, चाहे वो आगे की पॉकेट हो चाहे वो पीछे की पॉकेट हो, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा नीच का हो जाता है। आगे भी नहीं रखना चाहिए, पीछे में रखना चाहिए, मतलब हम अगेन पैसों को अफेक्ट करेंगे अगर हम ऐसा करें। हाँ, आपका करें तो आपका चंद्रमा आप नीच का कर रहे हैं। और पैसा कभी भी चमड़े के पर्स में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चमड़ा क्या शनि होता है
और पैसा के चंद्रमा और शनि आपस में परम शत्रु होते हैं। आप क्या यूज करते हैं सर अपने पैसे रखने मैं के लिए? पैसा कभी हमेशा, मैं पैसे को देखो, आप अभी भी देखेंगे तो मैं पैसा हमेशा ऊपर की जेब में रखा हूँ। आप वॉलेट यूज नहीं करते? वॉलेट में करते नहीं यूज, नहीं करना चाहिए किसी को भी? नहीं करना चाहिए। आपको पैसे को हमेशा व्हाइट रंग के कागज में टुकड़े में रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो लिफाफे आते हैं छोटे से व्हाइट नहीं, वाले। सफेद रंग का सिंपल कागज लीजिए, अच्छा। उसके अंदर उसको डाल के रखिए तो आप हमेशा, आज भी मैंने जो सफ़ेद कागज़ था, जब मैं घर से निकलने लगा तो वो थोड़ा सा उसको क्रैक हो गया, तो मैंने कहा कल जाके यूज़ करूँगा। अच्छा। तो मैं हमेशा पैसे सफ़ेद कागज़ के टुकड़े में और अपने ऊपर की पॉकेट की जेब में ही रखता हूँ। मैं कभी भी पैसे को नीचे की जेब में नहीं रखता हूँ। दूसरा, मैं पैसे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मैंने पर्स के बारे में आपको बता दिया। जी। पैसा यदि आपको अटेंड करना है, पैसा आपके बारे में कैसा है, तो पैसे से जुड़ी समस्या सोचिए कि पैसा कैसे मेरे पास में टिका रहेगा। ऊपर जो ये है, इसको कर्क राशि बोलते हैं। जो ये चेस्ट है, ये हमारी कर्क राशि देखी जाती है। और कर्क राशि किसकी राशि है? खुद चंद्रमा की राशि है। ओके। तो यहाँ पे यदि आप पैसा रखते हैं तो पैसा ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, पैसा अपने आप को कंफर्ट समझेगा, और पैसा इसलिए हमेशा कमर से ऊपर ही रखना चाहिए। मतलब पैसे की वृद्धि होगी अगर यहीं पे रखना शुरू 100% वृद्धि होगी। वो तो छोटे स्टेप है, अगर ले लिए तो कितने आपको, मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ। हाँ, मैं वो कुछ ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। सर, क्या पैसे का रिलेशन हमारे किसी संबंधी या हमारी किसी क्रिया से भी होता है? जैसे ऐसे कहते हैं कि अगर ये तो शायद अच्छी ही हैबिट है कि माँ से अगर अच्छा रिलेशन रखोगे तो पैसे का भाव बढ़ेगा, या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप अपने डेली लाइफ में या डेली नीड्स में कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा? कुछ रिलेशन होता है कहीं? बिल्कुल है, रिलेशन है। देखिए, चंद्रमा को लिक्विड मनी कहा गया है। अच्छा। यदि आपको चाहिए कि पैसा हमेशा आपके पास आता रहे, लिक्विड मनी आपके पास आता रहे, तो आपको हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें तो माता के पांव छू के निकलें। यदि आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, पैसा काम बार बार अटक रहे कोर्ट हैं, केस टाइप, कोर्ट केस लीगल में आता है, उसको मंगल में बात करेंगे। अच्छा। तो यदि डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्या आ रही है, जैसे आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, तो आप छोटी बच्चियों को खाना खिलाना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी बहनों से, यदि आपके कोई रिश्ते में तनाव है तो उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा। यदि आपको कोर्ट केस या मुकदमेबाजी ज़्यादा है तो कहना कि मंगल आपका खराब है, तो जो लड़के आपके घर में स्विगी या कोरियर देने आते हैं तो आप उनको पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, आप उन्हें कुछ खिलाना शुरू कर दीजिए, तो ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत आ रही है, प्रोफेशन का मतलब शनि, तो आपके जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें आप मीठा खिलाना चालू कर दीजिए शनिवार को, तो आप देखेंगे उससे संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। गवर्नमेंट से संबंधित समस्याएं आपको आ रही हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य खराब हो रहा है, जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, या इनकम टैक्स से प्रॉब्लम आ रही है, तो सूर्य नीच का यानी कि सफ़ेद नमक आप मंदिर में रख के आना शुरू कर दीजिए। राहु, कुछ आपके पास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, अनहैपनिंग घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब आपके साथ में, मतलब कि राहु भी आपका अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है। तो आप देखिएगा कि आपके घर के टॉयलेट सीट भी खराब हो जा रही है, घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको एक झाड़ू लेना है, जो टॉयलेट साफ़ करने वाला होता है, वो झाड़ू का मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, शमशान भूमि में रख के आ सकते हैं, किसी आश्रम में भी दे के आ सकते हैं। तो यह भी आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के बताया जाएगा कि कहाँ पे रखा जाएगा। और यदि आपके काम अटक रहे हैं, यानी कि अब केतु की बारी आ गई है, तो काम बार बार रुक रहे हैं, बार बार अटक रहे हैं, किश्तों में काम हो रहे हैं, तो आपको कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए, कुत्तों को पानी पिलाना चाहिए, अपंग लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय आप जनरल भी घर पे कर सकते हैं। अच्छा, वो वही अकॉर्डिंग टू कुंडली होगा, अकॉर्डिंग टू कुंडली, कुछ जेनेरिक चीजें हैं। वैसे कुछ जेनेरिक चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी काम को करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह काम रुके नहीं, तुरंत हो जाए, तो आप एक नींबू के 4 टुकड़े लीजिए और जाते हुए 4 चौरस्तों में उसको फेंक दीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि कहीं पे भी बीच में चौरस्ता नहीं आ रहा तो घूम कर जाइए। अच्छा। और 4 नींबू को अलग अलग टुकड़ों में दबाकर या चौरस्तों में फेंकते हुए आप जाइए, तो 99% योग है कि आपका काम रुकेगा नहीं। ये एक तरह से मैनिफेस्ट कर दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर, क्योंकि केतु काम में किसी भी काम को रोकना, किसी भी काम को अटकाना, तो आपने केतु की चीज़ें पहले ही उसको रास्ते में कहीं फेंक दी हैं, उसको उसकी जो नेगेटिविटी है उसको कम कर दिया है। आप नींबू रुके पानी में डाल सकते हैं, आप नींबू चलते हुए पानी में डाल सकते हैं, लेकिन सब डिपेंड करेगा कि आपका केतु कौन से भाव में बैठा हुआ है और वो किसके साथ में बैठा हुआ है, और तभी आपको ये केतु को चलते पानी में डालना है, रुके पानी में डालना है, या फिर कुएं में डालना है। कुआं नहीं मिले तो आप गंदे नाले में भी डाल सकते हैं। अच्छा, अनकॉन्शियसली हम ध्यान रखें या फिर कुछ जाप हो, कुछ मंत्र ऐसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि यदि आपका कोई मंत्र भी है तो अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखिए है। यदि आपको किसी देवी देवता को पूजना है तो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखिए है। तो कौन से ज्योतिर्लिंग में जाना है ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखिए है। अच्छा। देखिए, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मैं ये नहीं कहता कि 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनको एक एज के बाद में जाना चाहिए। कौन कौन से? जो ये अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के बताया जाएगा। 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। यदि आपकी शादी नहीं हो रही तो आपके 7वें घर में जो राशि बैठी हुई है उसका एक ज्योतिर्लिंग है, आप वहाँ चले जाइए, आपकी शादी हो जाएगी।
आप चलते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है तो 10वें घर में जो राशि बैठी है उस जो ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, आपका काम चलने लग जाएगा। आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो दूसरे घर में जो राशि बैठी हुई है वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे चले जाइए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि बार बार मैं हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं, तो 5वें घर में जो राशि है उसके ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, तो आपका जो हेल्थ है आपकी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से ज्योतिर्लिंग, सभी ज्योतिर्लिंग अच्छे हैं, लेकिन आपकी अभी कौन सी समस्या चल रही है। तो इसी प्रकार से मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे जो हॉरोस्कोप में 12 राशियाँ होती हैं, तो यदि 11th नंबर जो राशि होती है वहाँ उस जोन में यदि आप बैठकर काम करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे अपना विजन बोर्ड लगा देते हैं, तो आप वो विजन बोर्ड में लिखी हुई सभी चीज़ें उस जोन को पता लग जाती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरह काम कर रहा होता है। अच्छा। आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप उस जोन में लगा दीजिए, तो देवता क्या बोलेगा, तथास्तु। आप और मैं लॉजिक से बातें करते हैं, Correct, लेकिन जो देने वाला है उसके पास लॉजिक थोड़ा ना है, वो तो उसके भाव से देता है। वो तो भाव से देता है। वो तो कहता है कि आपको क्या चाहिए, आप एक लिस्ट बनाकर उसके पास रख दीजिए, उस जोन में रख दीजिए और देवता को बोले कि आपकी कृपा से मेरे को ये सब चीज़ें मिल गई हैं। फिर देखिए आप कैसे पैसे वाले बन जाएंगे, कैसे आप करोड़पति बन जाएंगे। सर परफ्यूम से रिलेटेड भी बहुत अफवाह होती है कि परफ्यूम लगाएं, यहाँ लगाएं तो पैसा आएगा, या देखिए परफ्यूम के बारे में यदि बात करते हैं तो परफ्यूम कौन से ग्रह से देखा जाता है, परफ्यूम शुक्र ग्रह से देखा जाता है। तो सबसे पहले कि आपको परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुक्र ग्रह यदि आपका नीच का है, यदि अच्छा। शुक्र ग्रह आपका कन्या राशि में बैठा हुआ है या शुक्र आपका 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो आपको परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए। यदि शुक्र आपका मीन राशि में बैठा है, शुक्र तुला राशि में बैठा है या फिर वृषभ राशि में बैठा है, आपको भूल कर भी किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए, आपको भूल कर भी अपने किसी को कपड़े गिफ्ट नहीं करने चाहिए। और यदि अब बात आती है कि परफ्यूम कहाँ लगाना चाहिए, शुक्र पर्वत पर जो ये बोलते हैं कि परफ्यूम यहाँ पे लगा के यूँ करना चाहिए, रगड़ना चाहिए, आपके प्राइवेट पार्ट्स पर दही लगाना चाहिए, जी जी जी। यह आप तभी कर सकते हैं जब आपका शुक्र तुला राशि में बैठा हो या फिर आप शुक्र को तुला राशि में पहुंचाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि तुला राशि आपकी 11th हाउस में बैठी हुई है और आपको लग्जरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप शुक्र को तुला राशि में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुला राशि हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं। अच्छा। और वहाँ पे दही लगाएंगे, जैसे ही दही से उसको वॉश करेंगे तो वह शुक्र उच्च का हो जाएगा। लेकिन तुला दही राशि से? दही से दही से शुक्र प्राइवेट भी पार्ट को है। वॉश करने पे शुक्र उच्च, होता है। लेकिन कब, जब वह तुला राशि आपकी अच्छे भाव में बैठी हुई है। यदि वही तुला राशि आपके 6ठे घर में बैठी हुई है और आपने प्राइवेट पार्ट पे दही लगाना शुरू कर दिया, तो आपको किडनी की समस्या भी हो सकती है, कोई आपका पैसे लेके भी आ सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसा अक्सर हम सुनते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ एक उपाय, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जानने में एक उपाय किया हुआ आपके लिए एक परेशानी भी खड़ी कर सकता है। सर हमने उपाय की बात कर रहे हैं और आप ही की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा आता है कि कोई भी बंदा, मतलब सृष्टि में कोई भी मर्सिडीज ओन कर सकता है, कोई भी मर्सिडीज खरीद सकता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने क्या बोला कि मर्सिडीज खरीदना या बड़ा आदमी बनना हर आदमी बन सकता है, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए। आज आप एक चाहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूं या बड़ी गाड़ी मेरी पसले, तो आपके पास एक विजन तो होना चाहिए। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं लेकिन आपको माइंड की क्लैरिटी नहीं है कि मैं कैसे बनूं। तो जो आप गाड़ी लेना चाहते हैं, यदि मान लीजिए आज आपके पास कौन सी गाड़ी है, XUV 700 गाड़ी है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी में, तो आपको एक मर्सिडीज का एक लोगो लीजिए, मर्सिडीज गाड़ी का एक जो भी मर्सिडीज का आप कलर पहले पसंद कीजिए, ठीक है, मॉडल पसंद कीजिए, उस गाड़ी की फ़ोटो मेरे बताए हुए जोन में आप लगा दीजिए, तो आप 1 साल के अंदर अंदर XUV 700 से मर्सिडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब आपके पास XUV 700 भी नहीं है, आप सीधा मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो पहले आप XUV 700 की बात कीजिए। अच्छा, पहले आप सुनिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए ना, एक लैडर लॉजिक से बढ़िए। जी जी, आज आपके पास गाड़ी नहीं है तो पहले गाड़ी की बात सोचिए, करेक्ट, फिर गाड़ी को अपग्रेड कीजिए, फिर उसको मर्सिडीज पे जाइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ पहले नहीं है पहले वो चीज़ लीजिए। आज आपके पास घर नहीं है तो हम पहले 2 BHK के बारे में सोचेंगे, हम पहले फिर उसको 5 BHK में जाएंगे, फिर एक बंगलो में जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरा एक सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है कि चमत्कार रातों रात आ जाए, आपने बोला कि रेवड़ियाँ लाओ और पानी में बहा दो, अगले दिन पैसे की बारिश हो जाएगी। जी जी जी। तो एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आपको करना क्या है, आपका ट्रू पाथ कौन सा है, आपका सही पाथ कौन सा है। सिमिलरली घर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपने 2 BHK बोला, तो घरों के लिए जैसे बहुत लोग अभी घर ओन ही नहीं करते, रेंट पे रहते हैं, शायद उनकी चॉइस हो या कुछ भी हो, बट हर कोई एक सपना तो जरूर लेके चलता है कि 20 साल बाद तो लूंगा ही। तो घरों के लिए क्या किया जाए? 20 साल छोड़ो, अभी 2 साल में ले लेंगे, 2 साल में घर 1 साल में ले लेंगे। कैसे? भैया मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो देने वाला है ना उसका दिल बहुत बड़ा है। वो देने वाला थोड़ी सोच रहा है कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना है, वो तो कहता है कि तुमको चाहिए क्या मुझे बता।
अब आपने आज तक अपने उस जोन में उस देवता को बताया ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो आप परेशान हो रहे हो। देने वाले को थोड़ा ना, उसके पास कमी थोड़ा है। आज यहाँ पे एक बंदे के पास तो 20 घर हैं और एक बंदे के पास एक घर भी नहीं है, क्या वो 20 घरों में रह रहा है? क्या नहीं, बिल्कुल रह तो एक ही घर में रहे ना, तो 19 घर किसके हैं? आपके भाग्य होंगे शायद। आपके भाग्य होंगे शायद। एक आदमी के पास, मुकेश अंबानी के पास 10 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए, और आपके पास 1 करोड़ भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे थोड़ी कि 10 लाख खाना पैसों से खा रहा है। खाना तो वो 2 ही रोटी खानी है। हो सकता है जैसे जैसे पैसा बढ़ता रहे वैसे वैसे डाइटिंग होती रहे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब मैं कम पैसे थे मेरे पास, तब मैं खूब खाता था। तब मेरा वेट 125 किलो था। हाँ, मेरी पुरानी फोटो 2012-11 की उठा के देख लीजिए फेसबुक में, 2007-8 की देख लीजिए। तब मैं मतलब कि कम पैसे थे, लेकिन मैं कभी अपनी 120 किलो बोला आपने? 120-25 किलो वजन। आज मेरा 85 किलो वेट है। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है, नाम बढ़ता जा रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को मेंटेन भी करना है, अपने आप को डाइटिंग भी खानी है। एक डाइटिशियन भी हायर किया हुआ है, एक कपड़े सिलने वाला हायर किया हुआ है। तो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे सब बड़े होते जाते हैं ना, तो आपका तो डाइट कम होती जा रही है। पैसा बढ़ता जा रहा है लेकिन डाइट कम होती जा रही है। मतलब अंबानी भी किसी के भाग का खा रहा है क्योंकि उसने सही तरह से मांगा, हाँ, सही तरह से काम किया। अब आपकी बारी है मांगने की। मैं ये कह रहा हूँ, लोग जाते हैं माँ चिंतपूर्णी, जैसे मेरी कुल देवी चिंतपूर्णी माता जी हैं। अच्छा। लोग अपनी कुल देवी के पास जाते ही नहीं है। कुल देवी के पास जाके मांगते हो, क्या मांगते हैं कि मेरा ये काम हो जाए। मैं कुलदेवी की माँ चिंतपूर्णी जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, हे माँ मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे यहाँ पे धर्मशाला बना दूँ। हे माँ मुझे एक ऐसा बना कि मैं तेरे सोने का मुकुट चढ़ा दूँ। हे माँ मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे यहाँ पे जो लोगों की सेवा कर सकूँ। मुझे पैसा देगी तो ही तो करूँगा। तो आप देखो, माँ मुझे दे रही है, आपको मांगना ही नहीं आ रहा है। आप मांगो, इतना मांगो ना कि उसको देते हुए भी लगे कि हाँ मैं दे रही हूँ, मुझे होलिस्टिक सा मांग लो। हाँ, तो आप मांगते हो क्या, कहते हो कि माँ मेरा ये एक ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, ये मेरा काम कर दे। माँ किसी जा कर देती, माँ कहता, अरे भैया इतना मांगो ना कि माँ मुझे इतना दे कि मैं तेरा मंदिर बना दूँ। हे माँ मुझे इतना दे कि मैं तेरे लिए धर्मशाला बना दूँ। हे माँ मुझे इतना दे कि मैं कोई गौशाला बना दूँ। तो आप बनाओ और माँ का दिया हुआ दो, फिर माँ को सब कुछ देने को तैयार। आप मांगते ही कुछ नहीं हो। अब लगाओ ना आपके जोन में चीजें ऐसी हैं, और जो माँ ने फिर आपने प्रॉमिस किया है अपनी कुल देवी से, उसको पूरा भी करो। लोग पहले जब पैसा आ जाता तब उनके मन में पता क्या संशय पैदा रहता है। लोग मेरे पास आते हैं, अपने उपाय करते हैं और लोगों का काम बन जाता है। लोग मुझे बोलते हैं सर पता नहीं आपका उपाय लगा कि उसका उपाय लग गया, या हमने इतना अच्छा कर दिया। हाँ, मतलब कि वो पता नहीं अपने आप हो गया कि आपका उपाय। भैया ये डाउट, ये संशय जब आपके मन में आ जाता है तो पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का वाण क्या है, उल्लू है, आपको एकदम से पटकनी देने में जोर नहीं लगाएगा। सर आपने कुल देवी क्यों बोला यहाँ? मतलब क्या इतना महत्व होता है कि अपने कुल देवताओं पे जाएं या अपने गांव वाले उन देवताओं को याद करें जाके? आप क्या मानते हैं कि कुल देवी की एक साल में एक बार नहीं, कम से कम भी 2 बार यात्रा करनी चाहिए? आज मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जो उनको अपने कुल देवता के बारे में पता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि बहुत सारी पीढ़ियां हमने कुल देवता भूल ही गए हैं, हमने माना ही नहीं है। भैया जिनके भी आज बच्चे लड़के नहीं है, लड़की संतान नहीं, वो चेक करें, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कुल देवता को मानना भूल गया है। आपके कुल देवता को कौन बढ़ा रहा है? आपके कुल को कौन बढ़ा रहा है? आप कुल देवता। जहाँ पे आपके दादा परदादा जो आप बरसों तक उनको पूछते आए हैं और आप उनको भूल गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही बात। आपका कुल को बढ़ाने का काम तो आपके कुल देवता को है। आपके पास अब पैसा खराब हो जा रहा है, पैसा बर्बाद हो जा रहा है, आपके बच्चे गलत नशे में जा रहे हैं, आपका परिवार खराब हो जाए, तो कब होता है? जब आप अपने कुल देवता को भूल जाते हैं। कुल देवता तो मैं यहाँ भारत में कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो ये बोलते हैं कि आप अपने देवी देवताओं को मानना भूल जाओ, आप सिर्फ ये क्या करो। मैं बिल्कुल उन परंपराओं के खिलाफ हूँ जो आपको ये कहती हैं कि आप अपने देवी देवता, अपने कुल देवता को भूल जाओ। करेक्ट। आपकी विधि कुछ और हो सकती है, आप देवी देवता को मनाने का तरीका हो सकता है, लेकिन कोई भी ग्रंथ के भी कोई धर्म आपको यदि आपके कुल देवता को भूलने के लिए कह रहा है तो आप गलत रास्ते को चुन रहे हैं। हमारे कुल देवता गोलजू देव है, हम उत्तराखंड। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, कम से कम साल में एक बार जाना चाहिए। और यदि आप 2 बार जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुल देवता की विशेष प्रार्थना आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो ये कुछ नया था सर। आपने ज्योतिर्लिंग का ऐसे महत्व बताया कि किन ज्योतिर्लिंग पे कब जाना चाहिए और कुल देवता का क्या अपना महत्व है। क्योंकि जब आध्यात्म में भी जुड़ रहा है, ज्योतिष भी जुड़ रही है, ये न्यूमरोलॉजी भी जुड़ रही है, वास्तु भी जुड़ रहा है, तब मेरे ख्याल से एक अच्छी पिक्चर बन रही है, तब कुछ पूर्ण साइंस बन रही है ना। और सर एक और चीज़ होती है कि अक्सर मैं आपकी भी बात आएगी इसमें, क्योंकि हम सब क्रिएटर फील्ड में, हम सब शोशाबाजी में आते हैं, हम सब कैमरेस के आगे आते हैं। तो लग्जरी अगर आप कमा रहे हैं तो क्या पैसे को खर्च करना बुरा होता है क्या? मतलब हमेशा बचा के रखी जाए। लक्ष्मी नहीं चाहती कि वो बाहर निकले। आपने जब भी ब्रांडेड चश्मे पहने, आप भी ब्रांडेड गाड़ियों में घूमते हैं, आप भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके पास कौन सी कार है सर? मेरे ख्याल से मेरे पास जगुआर एक्सएल और मर्सिडीज सी क्लास। जगुआर और सी क्लास आपने रखी है। तो क्या खर्च करना बुरा है? दिखावा करना बुरा है? बखान करना बुरा है? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है।
आप पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए कि खर्च करना, पैसे का जो खर्चे का भाव है ना, वो पैसा ज़्यादा लक्ष्मी को लेकर आता है। अच्छा। और पैसा जो सेविंग का भाव है वो कहीं हाँ। ना कहीं लक्ष्मी वहाँ पर आकर अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करती है। यदि पैसा सिर्फ आपकी तिजोरी में ही पड़ा हुआ है, वह उसका आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो लक्ष्मी जी आपके पास नहीं रुकेंगी। लक्ष्मी जी तभी रुकेंगी जब पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, आप किसी को रोजगार दे रहे हैं, पैसा कहीं खर्च कर रहे हैं। शुक्र आपके पास, लग्जरी कैसे आएगी, आपके पास चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी, जब आप चंद्रमा देकर शुक्र लेकर आएंगे, महंगी गाड़ी लेकर आएंगे, महंगी घड़ी लेकर आएंगे, महंगे जेम्स स्टोन पहनेंगे, महंगे जी, कपड़े जी। पहनेंगे, महंगे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे क्योंकि एक अच्छा, क्योंकि यदि किसी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और वह ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है, जी। तो मतलब कहीं ना कहीं उसका शुक्र भी स्ट्रॉन्ग है। उच्च। आप महंगी, आप 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते हैं, हाँ। जैसे ही आपको लगता है कि आज मेरे से दिमाग में एक अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप महंगे 5 स्टार होटल में जाइए, वहाँ पे 500 रुपये की कॉफ़ी पे कराइए, आप देखेंगे तुरंत एक आपके पास आइडिया आ जाएगा। क्योंकि वो जो शुक्र की जगह हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें, उनका काम ही ये है कि आपको एक अच्छा आइडिया देना, आपको एक अच्छी कम्युनिटी में लेके जाना, आपको एक अच्छे वातावरण आपको प्रदान करना। तो मैं अभी अपने क्या बात कर रहे थे कि महंगी गाड़ी खर्चना, खर्चने का भाव क्या है, 12वां घर होता है। अच्छा। और जो सेविंग का भाव क्या है, दूसरा घर होता है। यदि आपकी कुंडली में दूसरे और 12वें भाव का संबंध बन गया, तो इसका मतलब आप पैसा अनाप शनाप इधर उधर घुमा रहे हैं। पैसा खर्च लग्जरी आइटम में कब करना चाहिए, जब आपकी इनकम तो 100 रुपये है और 10 रुपये आप इन पे खर्च कर रहे हो, आप 20 रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास है ही 100 रुपये और आप 120 रुपये की गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो मतलब वो भी चंद्रमा से गलत आप है। शत्रुता पैदा कर रहे हैं। अच्छा। आज मैंने गाड़ी ली है, तो मेरे पास मान लीजिए आप 2 करोड़ की मैंने गाड़ी ली, तो मेरे पास 20 करोड़ रुपये हैं, तो मैंने 2 करोड़ रुपये गाड़ी ले ली, तो कहीं भी मुझे हार्म नहीं करेगा, नहीं वो कहीं ना करेगा। कहीं मेरे स्टेटस को बढ़ा रहा है। लेकिन आज मेरे पास रुपये तो 1 करोड़ रुपये हैं और मैंने सिर्फ झूठी शान दिखाने के लिए लोन पे। जुगाड़ भी ले ली। या लोन को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन लोन आपका पोटेंशियल के हिसाब से है, तो हाँ। लोन कभी बुरा नहीं है। Correct। और लोन आपकी पोटेंशियल से अपने बाहर ले लिए, झूठी शान दिखाने के लिए रहा है, तो अब चंद्रमा भी नीच का हो जाएगा और अब शुक्र भी नीच का हो जाएगा। सर मैं इतना अच्छा रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ, मतलब एज अ बच्चा भी, जब मान लो मेरे पे 10,000 की एक्यूमुलेटेड रुपए होते थे और कहीं मेरी स्कूल ट्रिप आई, मैंने 5,000 खर्च कर दिए, तो वो 10 से अगले महीने में 15 हो जाते थे। मतलब 10 से पहले 5 हुए, फिर वापस वो फिर से 10 हो गए 15। मतलब पैसा खर्च करने में बढ़ता है, ये मैं भी रिलेट कर पाता हूँ। ये शायद ऑडियंस भी कर पाती होगी कि उन्होंने आज अगर कार ली, उनका बैलेंस 30 लाख था, वो वापस 30, 35, 40 हो जाएगा कार लेने के बाद। खर्चे का भाग्य सेविंग के भाग्य से ज़्यादा बड़ा है। खर्चा करना ज्यादा जरूरी है। खर्चा करना ज़्यादा जरूरी है। हमेशा सेविंग करने से आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। ये शायद सर इंडिया को भी इसी चीज ने अफेक्ट किया है, क्योंकि इंडिया हमेशा से बहुत सेविंग इकोनॉमी रहा है, और जो यूएस यूके ये सब रहे हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल से बताना हाँ, चाहूँगा हाँ। कि एक कंपनी जो पेप्सी कंपनी, आप उसका एडवर्टाइजमेंट का बजट जानते हैं कितना है? उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट उसके एडवर्टाइजमेंट पे है। तो मतलब कि वो पैसा खर्च कहाँ कर रही है? मार्केटिंग पे कर रही मार्केटिंग है। में। तो आपको अपना पैसा शानो शौकत को दिखाने के लिए खर्च नहीं करना है, आपको ये खर्च करने कैसे करना है कि इससे, इस खर्च से आपकी रिटर्न क्या आ रही है। और यदि आप फिर महंगी गाड़ियाँ या महंगे कपड़े इसलिए ले रहे हैं कि आपको सिर्फ शान शौकत पे खर्च करना है, तो आप गलत बात कर रहे हैं। आपको खर्च करना है, लेकिन कहाँ पे? जहाँ से आपको उसका रिटर्न भी आ रहा है। आज मर्सिडीज गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट आप देखेंगे और उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं सिमिलर है या उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। आप चाहे कौन सी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी को ले लीजिए, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो मटीरियल 2 रुपये का है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 4 रुपये की या 5 रुपये की है। आप देख रहे हैं पेप्सी की बोतल कितने रुपये की है? 10 रुपये की है। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो 1 रुपये भी नहीं है, 80 पैसे है। और जबकि उसका 3 से 4 रुपये उसका एड पे कॉस्ट। तो खर्चे का भाग्य हमेशा से सेविंग से ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन आप खर्च कैसे कर रहे हैं, देखना यह होता है। कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वे में कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह भी है कि जब आपने अपनी इतनी मेजर बीमारियों को फेस किया और आगे बढ़े, आज आप मेरे ख्याल से कुछ पीड़ित ही नहीं है, आज आप कोई दवाई नहीं लेते उनसे रिलेटेड, तो जैसे मनी रेमेडीज आपने इतनी सारी दी, तो क्या हेल्थ रेमेडीज भी कुछ हो सकती है जनरिक की, कुछ चीज़ें करें, कुछ दान पुण्य करें या कहीं पे कुछ अच्छा करें जिससे हेल्थ अच्छी हो जाए या बेटर हो जाए? जैसे आप जब 10-15 बीमारियों से आगे जूझ के बाहर निकले, तो औरों के लिए भी कुछ तो सॉल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। मैं कहता हूँ पैसे से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। बिल्कुल। और यदि आपके पैसा आ गया, तो हेल्थ को यदि आपके पास अच्छी नहीं है, तो पैसे का आप क्या करोगे? तो आपको रोग ऋण शत्रु का घर कौन सा होता है? छठा घर है। अच्छा। और रोग ऋण शत्रु को, किसी भी शत्रु को मारता कौन सा है, उसके को काटता कौन सा? उसके पीछे वाला घर। ओके। तो 5वां घर आपकी इम्यूनिटी का घर है, 5वां घर आपकी हेल्थ का घर है, 5वां घर आपके लव एंड रिलेशनशिप का घर है। यदि आपकी कुंडली में आपके 5वें घर में जो राशि बैठी हुई है और वहाँ पर आप योगा या एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, यहाँ बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं, यहाँ वहाँ बैठ के दवाई लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ पेशेंट का बेड आप वहाँ पे लगा देते हैं, तो आप देखेंगे पेशेंट कुछ ही दिनों में ठीक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उस दिशा का जोन का काम ही यही है।
तो आपको ब्लेसिंग तो भगवान की चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो दिशा बैठी हैं वहाँ पर आप बैठ के शुरू करते हैं, और उसके अलावा इम्यूनिटी का जो कारक है वो सूर्य है। यदि किसी की भी हेल्थ खराब हो रही है तो अभी एक उपाय आपको मैं आपके पॉडकास्ट से मालूम जी, जैसे जी, सबके लिए लागू होगा। सूर्य जब भी खराब हो जाता है तब आपकी हेल्थ खराब होती है। अच्छा, सूर्य नीच का होता है तो आपकी हेल्थ खराब होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको संडे के दिन सफ़ेद नमक लेना चाहिए, कच्चा सफ़ेद नमक, वाइट नमक, उसको किसी भी मंदिर में रखे आना चाहिए। लेकिन अच्छा, सफ़ेद नमक मार्केट से संडे को लिया नहीं जाता है, लेके रखना पहले पड़ेगा आपको, या बुधवार को लेके रखिए या शुक्रवार को लेके रखिए, लेकिन रखे कब आना है, संडे को। संडे को। संडे को सूर्य नीच का यदि आप नमक किसी भी शमशान भूमि में, किसी भी मंदिर में, या किसी भी सुनसान पीपल के पेड़ पे भी संडे को नहीं जाया जाता है। अब ये किसी और दिन करना पड़ेगा। यदि जी, आप रख जी, देते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी रिमूव होना इम्प्रूव होना शुरू इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ये कम से कम भी 8 संडे कीजिए। और यदि आपका पेशेंट की समस्या और भी ज़्यादा परेशान है तो सफ़ेद नमक के साथ में झाड़ू रखना चालू कर दीजिए, सीख वाला झाड़ू। सीख वाला झाड़ू। दोनों चीज़ों को रखिए और आप तुरंत रखे आइए और देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ही पेशेंट की जो हालत है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी। ये एक कॉमन उपाय है, लेकिन बाकी यदि आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करना चाहें तो आप देखेंगे कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी में भी कुछ दिनों में बाहर आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देने वाले का दिमाग नहीं है, ये तो लेने वाले का है। वो लॉजिक लगाता है कि भगवान को मैं इतना दे रहा हूँ कि ना दूँ। आप एक उपाय आपको और बता दूँ, जी, जी, जी। यदि पैसा चाहिए तो भगवान के साथ पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप कैसे? कैसे जी, आप बोलो कि भगवान मैं जितने तू पैसा देगा उसमें 10% तेरा, उसमें 20% कमीशन तेरा, बांध दो उनका। कमीशन बांध लो। देखो फिर पैसा कैसे आता है। हाँ। लेकिन ध्यान रखना, वादा किया तो मुकरना नहीं है। मुकरोगे आप जब आपके मन में आ जाएगा कि भैया 10% तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब वो भी अपना काम करना बंद कर देगा। पार्टनरशिप आप तोड़ रहे हो, जी, जी, वो नहीं तोड़ वो रहा नहीं है। तोड़ रहे। मतलब यहाँ ये बढ़िया है कि पार्टनरशिप कर लो, उन्हीं के साथ साठ-गांठ कर लो कि 10% आपका। बट सर यहाँ पे ये भी तो शंका है ना कि वो 10% देना है, दान करना है, क्या कहीं चढ़ाना है या क्या? देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि दान हमें किन वस्तुओं को करना चाहिए। दान हमारे ऊपर ना 4 प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक धर्म की राशि, एक अर्थ की राशि, एक इच्छा पूर्ति की राशियाँ, और चौथा मोक्ष की राशियाँ। मोक्ष। दान हमेशा मोक्ष की राशि में बैठे हुए ग्रहों का करना चाहिए। अब ये मोक्ष की राशि कौन सी हैं? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। और धर्म की राशि कौन सी हैं? सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि। अच्छा। जो धर्म की राशि में बैठे हुए ग्रह हैं इनका दान आपको मंदिर में जाके करना है। और जो 4, 8, 12 जो ये मोक्ष की राशियां हैं, इनका आप लंगर भी लगा सकते हैं, भंडारा भी कर सकते हैं, आप किसी भी दान गरीब आदमी को भी दे कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आपको जो अर्थ की राशि है, अर्थ की राशि मतलब पैसा, जो आपकी पैसा देने वाली राशि है वो, और इच्छा पूर्ति की राशियाँ कौन कौन सी हैं? 3, 7, 11 का मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन राशियों के बैठे हुए ग्रहों का कभी भी आपको दान नहीं करना चाहिए। मतलब अगर ये राशि है तो दान ही ना करें? इन राशियों में बैठे हुए ग्रहों का दान नहीं किया जाता है। अच्छा। अगेन मैं आपको फिर बताता हूँ, ये सब दान पुण्य भी आपको भंडारा लगाना है हाँ। तो आपको आइसक्रीम का लगाना है, आपको दाल चावल का लगाना है, तो यह भी आपके डेट ऑफ बर्थ से देख के ही आपको बताया जाता है कि मंदिर में आपको क्या देकर आना है और भंडारा आपको किस चीज़ का लगाना है। यदि आपकी मीन राशि में गुरु बैठा हुआ है तो आप धर्मशाला बना सकते हैं। मीन राशि में आपका गुरु बैठा हुआ है तो आप मंदिर बना सकते हैं। मीन राशि में आपका शनि बैठा हुआ है तो आप किसी भी हैंडीकैप्ड आश्रम बना सकते हैं, या किसी आश्रम में पंखा दे कह सकते हैं, क्योंकि शनि जो वायु का प्रतीक है। जी, जी, जी। तो ऐसे यदि आपके मीन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप किसी भी आश्रम में जाके वाटर कूलर लगा सकते हैं, पानी बांट के आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि धर्म आपका कौन सा राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। आपका मीन राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो किसी भी आश्रम में आप दवाइयाँ दे के आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह आपकी कौन सी राशि में बैठा हुआ है, और उसी राशि का ही आप दान देते हैं, 1-2 ग्रह की नीचता खत्म हो जाएगी और उसकी पॉजिटिविटी भी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। और गलती से आपने आपके उच्च ग्रहों का दान देना शुरू कर दिया तो बनता बनाया काम भी आपका बिगड़ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हमने बहुत साइंसेस की बात करी, इंडियन साइंसेस समझ आती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। हमने न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बताया कि फॉरेन से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, बट वो भी इंडियन था एक हद तक। बट आपने फिर बोला विजन बोर्ड, मैनिफेस्टेशन, और ये सारे टर्म्स हम ऐसे वेस्टर्न से बड़ा सुनते आ रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाओ, वो लोग बहुत बनाते हैं। इंडियन साइंसेस में मैंने नहीं सुनी कहीं कि हम प्लान करते हैं या लिखते हैं कि हमें ये चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये जो पूरा कंसेप्ट है ये भारतीय कंसेप्ट है, ये कहीं भी फॉरेन का कंसेप्ट नहीं है। ये भी हाँ, कैंडल लाइट डिनर है, ये भी कंसेप्ट भारत का है। अच्छा। जो बीच के किनारे जो लोग गोरे आके बैठते हैं, ये भी कंसेप्ट भारत का कंसेप्ट है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो फॉरेन का कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट इंडिया के हैं। लेकिन जो विदेशी आक्रमण ने लोगों ने, मुगलों ने यहाँ पे आकर आक्रमण किया, जिसमें गोरी, खिलजी ये लोग थे, ये भारतीय के, इन्होंने बहुत सारे शास्त्र इंडिया के जला दिए और कुछ आधे अधूरे शास्त्र ये बाहर में लेके गए। तो जितना लोगों को समझ में आया उतना इसको पढ़कर आपने इन्होंने किया। तो आपको देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में देखेंगे जी। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऑफिस के बाहर
एक मिशन या विजन लगाती हैं। हाँ, विजन स्टेटमेंट, मिशन। विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट होता है। तो आप किसी भी बैंक में जाइए, कॉर्पोरेट में, ऑफिस में जाइए, तो आपको इनका लिख जाएगा विजन, कि हमारा विजन है कि हम इतनी लाइफ को सर्व करें, हम अगले 5 साल में यहाँ जाना चाहते हैं, हम अगले 3 साल में यहाँ जाना चाहते हैं। तो ये मिशन बोर्ड, ये विजन बोर्ड हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। और यही तो मैं कहता हूँ कि हमारे हॉरोस्कोप में जो 11th हाउस है, वहाँ पर जो राशि बैठी है, उस जोन में आपको विजन बोर्ड या मिशन स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। आपको क्या चाहिए, वो देवता तो पहले से ही कह रहा है कि आ मेरे बेटा तेरे को क्या चाहिए, तथास्तु। हाँ। अब समुद्र कितना बड़ा है, उसको देने में थोड़ा ना कुछ लग रहा है। आप उसमें से एक बाल्टी भी भर सकते हैं, आप चाहे उसमें एक ट्रक भी भर सकते हैं, आप चाहे उसमें एक ट्रेन भी भर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें जोर तो आपके अंदर होना चाहिए। जिसने बाल्टी मांगी उसको बाल्टी मिल गई, जिसने पूरी ट्रेन भर के पानी मांगा उसको ट्रेन भर के पानी मिल गया। हाँ। तो समुद्र का तो ट्रेन भर के पानी ले जाओगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप एक बाल्टी ले जाओगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे कहने में मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट आप अपने 11th हाउस के जोन में लगा देते हैं, तो वो सामान भी आपको, वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो देवता को मालूम चल गया कि अब आपको क्या चाहिए। 11th हाउस के जोन में, जो 11th हाउस में जो राशि बैठी हुई है ठीक है। उसके जोन में जितनी भी 12 राशियां हैं, इनको 16 जोनों में डिवाइड किया गया है। यदि मैं बात करता हूं तो 1 नंबर जो राशि है, मेष राशि है, इसको ईस्ट कहा गया है। जो वृषभ राशि है, इसको नॉर्थ वेस्ट कहा गया है। इसी प्रकार से 12 राशियों को अलग अलग जोन में बांटा गया। तो उस विजन बोर्ड में हमें ड्रॉ करना है, हमें पिक्चराइज करना है, हमें लिखना है। ये आपने बहुत बढ़िया कहा। एक्चुअली में जो भी जोन होंगे, हर जोन की एक शेप होती है। यदि मान लीजिए कि आप साउथ ईस्ट आपका जोन आ गया, तो जो आपका विजन बोर्ड बनेगा वो ट्रायंगुलर बनेगा, और वहाँ पे जो कलर होगा वो रेड कलर और गोल्डन कलर होगा। यदि आपका डिजायर फुलफिलमेंट जोन वेस्ट आ गया, तो वहाँ पे आपका जो विजन बोर्ड बनेगा राउंड भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है। अच्छा। यदि वहाँ पे अर्थ एलिमेंट आ गया तो स्क्वायर बनेगा, और जब वाटर एलिमेंट आ गया तो वह राउंड भी बन सकता है और वह वेव्स भी वाली बन सकता है। और यदि वो एयर एलिमेंट का आ गया तो वह ट्रायंगुलर बनेगा, और वहाँ पे रंग हरा होगा। अच्छा, और वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे कैसी बीवी चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, मेरे गोल्स क्या हैं। आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आपने बोला कि बीवी कौन सी, बीवी भी कोई मिल सकती है क्या। आप ये तो लिख सकते हैं कि मेरी बीवी सुंदर हो जाए, लेकिन आपने कल गलती से लिख दिया कि वो बीवी मेरी ऐश्वर्या राय हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो उसको भी लगेगा कि भैया ये लगता है मेरे को इसकी लॉजिक, मैं कह रहा हूँ लॉजिक नहीं है। यदि आप उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मेरी मुलाकात ऐश्वर्या से हो जाए, तो वो संभव है और संभव हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे लिखा था एक अपने विजन बोर्ड में कि मैं एक सेलिब्रिटी से मिलना चाहता हूँ। हाँ। आज मेरे कम से कम 50 सेलिब्रिटीज क्लाइंट हैं, लेकिन मैंने ये लिखा कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, जगुआर होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, सब कुछ है। मैंने एक लड़के को बोला कि वो मेरी शादी नहीं हो रही, हाँ। तो उसको बोला कि मेरे को एक सुंदर एजुकेटेड वाइफ मिलनी चाहिए। लड़की को बोलता हूँ कि मुझे एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिलना चाहिए। तो आपको इसमें क्या लिखना है प्रैक्टिकली, लेकिन आप पैसा कितना मांगना है, कितना मांग सकते हैं। आपको 100 करोड़ मांगना है, आप मांग सकते हैं, लेकिन शुरुआत कीजिए 10 करोड़ से। जब 10 करोड़ आ जाए फिर 50 करोड़ मांगिए, 50 करोड़ आ जाए फिर 100 करोड़ मांगिए, इकट्ठा अपना 100 करोड़ लिखिए। आपने भी यूज किया है विजन बोर्ड? अरे मेरा ये चौथा विजन बोर्ड है। अच्छा, 4 आप कर चुके हैं, 3 पूरे हो चुके हैं? 3 पूरे हो चुके हैं, ये चौथा विजन बोर्ड है। तो अभी मैंने एक विजन बोर्ड में लगाया था कि 2025 में मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, 2025 में। ओके। तो आज मेरे पास मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं बिना लोन के हेलीकॉप्टर ले सकता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हेलीकॉप्टर प्रैक्टिकली नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। मैंने लगा दी थी कि एक विजन बोर्ड देखे कि मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, जैसे आपने बोला कि मांगो यार, तो मेरे कहने का मतलब आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर भी अभी 2025 से पहले ले पा रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा एयर एलिमेंट की जो राशि है ना, 12वें घर में बैठी हुई है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो है तो है, लेकिन मैं इसमें नहीं चाहूँगा। अच्छा। अगर लेते हैं तो हमें जरूर बताइएगा सर। अरे 100%, मैं कह रहा हूँ आप मुझे कल ही बोले तो मैं कल ही ले लूँ, मुझे किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है। सर अब अगेन जैसे हम वास्तु की बात कर रहे थे बीच में, पहले तो मुझे थोड़ा ये आइडिया दीजिए कि आपने जैसे खुद बोला शायद कि 5-10% न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट होता है, मेजरली कुंडली का होता है, मेजरली एस्ट्रोलॉजी का होता है, फिर वास्तु का क्या वेटेज होता होगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि 5 से 10% हमारी लाइफ में न्यूमरोलॉजी काम करती है, 50% हमारे पास एस्ट्रोलॉजी काम करती है, और 20 से 25% वास्तु काम करता है। 20 से 25 करता है वास्तु? हाँ, 20 से 25% वास्तु का। यदि मैं बोलूँ कि 25 से 30% भी इसका बहुत अच्छा रोल है, लेकिन वास्तु भी आपका 50% हो जाएगा यदि आप उसको अपनी कुंडली के हिसाब से देखते हैं, अगर अच्छे से करते हैं। तो बाकी आपके कर्मा भी हैं, आप क्या काम कर रहे हैं ये भी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली से देख के ही पता लग जाता है कि पैसा आप 1 नंबर से कमाएं या 2 नंबर से, कच्चे से 2 नंबर से भी पैसा। हाँ, अच्छा। पैसा पक्के से कमाएं। हाँ। अब जो वृश्चिक राशि है वो पैसा देती है 2 नंबर से, मतलब कि कच्चे का पैसा ज़्यादा देती है, कैश ज़्यादा रखेंगे वो लोग। जैसे मान लीजिए कि आपने मान लीजिए एक ऐप बनानी है ऑनलाइन गेमिंग की, तो ये आपकी कुंडली से देख कर बता जाएगा आपका ऑनलाइन गेमिंग की ऐप चलेगी या नहीं चलेगी। आप सट्टा मार्केट में खुद कर रहे हैं, खुद से पैसा कमाएं या लोगों को खिलवाएं,
अच्छा। तो इसमें भी ऐसा होता है कि आप खुद से भी पैसा कुछ लॉटरी लगने का योग, कि आप खुद से लॉटरी लगने का योग करें या लोगों को खिलवाएं। जैसे अभी मैं नेपाल में गया था, वहाँ पे लोगों का वास्तु करके आया, जो कैसीनो का वास्तु करके आया हूँ। वहाँ पे 5-4 कसीनो का? हाँ, वहाँ पे अच्छा। 5-4 लोग ऐसे कैसीनो थे जिनका कैसीनो ही घाटे में चल रहा था, नुकसान में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को खिलवा रहे हैं, लोगों की जेब से पैसा निकलवा रहे हैं। लोगों की जेब से पैसा निकालने का जो घर है वो छठा घर होता है, अच्छा। लोगों की जेब से पैसा निकालना। और आपकी खुद की जो जेब है वो आपके होरोस्कोप का दूसरा घर होता है। तो वहां पे तो आपने क्या मेजर चेंज, एक दो बताना कि हाँ, मैं बताता हूँ ना कसीनो कि में वहाँ क्या पे बताया मैंने आपने? उसके मालिक का जो देखा मैंने, जो हाँ। उसका छठा घर जो लोगों की जेब से पैसा निकलवाने का काम करता है, वहाँ पे उसका पूरा पूरा वास्तु दोष था। वहाँ पे उसने टोलर बना रखा था, और वहीं पे ही लोगों की जेब से पैसा निकालने वाले घर में वहाँ पे उसके कैसीनो का कोई काउंटर ही नहीं था। सब उसके काउंटर यहाँ पे थे जो पैसा देने वाले के अच्छा। काउंटर में थे। तो उसने 2 नंबर के जोन में थे, सभी के सभी काउंटर ही वहाँ लगा रखे थे। तो आपको सामने वाले की जेब से पैसा निकलेगा कब? जब आपके छठे घर में आप वहाँ पर बैठेंगे। इसी तरीके से आप मान लो कैसीनो खेलने जा रहे हैं, तो आपको इस कैसीनो का एक मोटा-मोटा चार्ट देखना है कि आपको, यदि आपके जो सेकंड हाउस के चार्ट में बैठकर आप खेलने जाते हैं, तो आपकी जेब भी भर जाएगी। और यदि आप छठे घर में बैठकर खेलते हैं, तो आप इसका मतलब सामने वाले को पैसा लौटा रहे हैं। क्योंकि वो तो पूरा लक वाला गेम है, तो हाँ अगर आप नहीं, लेकिन इतना देख इसको लेंगे मैं तो। आपको फिर कहता हूँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, क्या आपकी पता आपका किस्मत में पैसे हमेशा पैसा, एक नंबर से लिखा हो। हाँ, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। ओके। लेकिन आपकी कुंडली में लिखा भी है और आप जा भी रहे हैं और आपको भाग्य को जमाना भी चाहते हैं, तो आपके जो 2 नंबर का जो हाउस है वहाँ पर उसको बैठे, उस जोन में बैठकर आप खेलना शुरू कीजिए। देखिए कि भगवान भी आपका साथ देगा। पैसा तो वहाँ पे पैसा नहीं बने तो लूट कर नहीं आओगे। लुट के नहीं आए। या तो आपको इसी प्रकार से हर जोन, हर आपका जो व्यापार है, उसी प्रकार से हर आदमी का वास्तु अलग अलग होता है। सर फिर मान तो लीजिए स्टॉक मार्केट भी इससे लिंक्ड होता होगा, क्योंकि 100% स्टॉक मार्केट भी मानते हैं थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज है, बट वहां भी लक वाले तो गेम है। अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर नहीं कहता कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मार्केट, तो वहां भी लक है। तो वहां भी अगर आप सही जोन में बैठ के करेंगे तो। देखिए, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको शेयर मार्केट का काम भी करना है, तो आपके सेकंड हाउस में जो राशि बैठी हुई है उस जोन में बैठ के कीजिए, या फिर 11th हाउस में जो राशि बैठी है उस जोन में बैठ के कीजिए। और शेयर मार्केट में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर आपको पैसा दे रहा है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका गुरु अच्छा है तो मतलब बैंकिंग से पैसा आएगा। आपका शनि अच्छा है तो आपको लोहे से, कोयले से, HR से पैसा आएगा, रेलवे से पैसा आएगा। आपका सूर्य अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा आएगा। अब आपका सूर्य तो खराब है लेकिन शनि अच्छा है, तो इसका मतलब आपको रेलवे में तो पैसा लगाना है किसी, लेकिन किसी गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है। अच्छा। आपको कोयले की कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो पब्लिकली गवर्नमेंट PSU, सेक्टर है हाँ। वहाँ पे पैसा नहीं लगाना है। तो यदि आपका राहु अच्छा है तो आपको चाय की कंपनी में पैसा लगाना है, आपको तंबाकू की कंपनी में पैसा लगाना है, आपको कॉफ़ी की कंपनी में पैसा लगाना है, फास्ट फूड में लगा सकते हो, स्क्रैप में लगा सकते हो। आपका केतु अच्छा है तो वायर में लगा सकते हो, केबल में लगा सकते हो, लोहे की कंपनी, ताले की कंपनी में लगा सकते हो, जो कंपनियां फ्लाईओवर बनाती हैं उन कंपनी में लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से यदि आपका मान लीजिए कि आपका बुध अच्छा है, मरकरी अच्छा है, तो ऐसी जो ग्रीनरी पे काम करती हैं, ग्रीन एनर्जीज पे काम कर रही हैं, जो हरे मतलब पार्क का काम करती हैं, पौधों का काम करती हैं, बच्चों से रिलेटेड काम करती हैं, छोटे बच्चों की एजुकेशन पे काम करती हैं, उन पे पैसा लगा सकते हो। यदि आपका मंगल अच्छा है तो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर आदमी का एक सेक्टर है। इसी प्रकार से 3 सेक्टर हैं, मान लीजिए शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है और एक कमोडिटी है। तो क्रिप्टो करेंसी कौन देता है? राहु देखता है। यदि राहु आपका सेकंड हाउस में है, राहु आपका 11th हाउस में, तो आप क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हो। तो इसमें शेयर मार्केट का कोई इसमें रोल ही नहीं है। राहु का मतलब क्रिप्टो करेंसी। और यदि कमोडिटी को आपको देखना है तो कमोडिटी कौन कौन सी राशि देती है? जो अर्थ की राशि है, 2, 6, 10 ये कमोडिटी को देती है। मान लो 6 नंबर राशि आपकी 11th हाउस में बैठी हुई है तो आपको कमोडिटी में काम करना चाहिए। यदि 5 नंबर राशि आपकी 11th हाउस में बैठी हुई है तो आपको शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। और हमें कहाँ बैठ के ट्रेड करना है वो भी हम वास्तु वो भी आपको वास्तु से पता। तो मैंने कहा यदि आप सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में इकट्ठा कर लेते हैं तो पैसा तो भैया ऊपर वाले ने देना ही है, उसने पैसा अपने पास रखना थोड़ी ना है। पैसा गिनने की मशीन या पैसा करने की तैयार भी नहीं लगा रखी है, ऊपर वाले थोड़ी लगा रखी है। एक आदमी के पास 1 लाख करोड़ रुपए और एक आदमी के पास 1 लाख भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मांगना नहीं आता है, दूसरे वाले को देना तो सबको आ रहा है, लेकिन उसको मांगना नहीं आता है, उसको काम नहीं करना आता कि वो कहाँ बैठा हुआ है। सर आप वास्तु कंसल्ट बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, अच्छे अच्छे, आपने बोला आप वर्ल्ड वाइड जाके वास्तु कंसल्ट करते हैं, पर इंडियन हाउस होल्ड में अगर हम आए तो वहाँ पे आपको कुछ गलतियाँ दिखती हैं अक्सर। क्या वो किसी चीज़ की जगह हो सकती है, या कोई बहुत बेसिक गलती, बेड पे खाना, हम बहुत सुनते हैं कि रसोई में ये मत करो, वहाँ ये मत करो, ये मत करो। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखो, वास्तु ना लोगों ने ऐसे उलझा दी है ना, सामने को लगता है मुझे कराना ही नहीं है। बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी किचन में आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको नंगे पाँव जाना चाहिए।
किचन में नंगे पाँव जाए? किचन में जब भी खाना, लेकिन नंगे पाँव कभी भी रहना नहीं चाहिए, इसको तो जुराबें पहननी चाहिए। नंगे पाँव भी नहीं रहना चाहिए, नंगा वो पाँव जुराबें भी होनी चाहिए? जुराबें होनी चाहिए, लेकिन चप्पल लेके आपको वहाँ पे नहीं चाहिए। बाथरूम की चप्पल को पूरे घर में लेकर नहीं घूमना चाहिए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। आपके घर में हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, घर में जाले नहीं होने चाहिए, टॉयलेट के गेट हमेशा बंद रहने चाहिए, टॉयलेट की सीट हमेशा कवर रहनी चाहिए। जितने भी टॉयलेट की आपके वो हैं टॉयलेट है, वहाँ पे सेंधा नमक भर के आप रख सकते हैं। साउथ ईस्ट जो जोन है वहाँ पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, वेस्ट में हरा रंग नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में हरा रंग नहीं होना चाहिए, ईस्ट में वाइट कलर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में काला रंग या फिर पीला रंग नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। नमक टॉयलेट में क्यों बताया? एक्चुअली में जो सी सोल्ट है ये नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। अच्छा। तो सी सोल्ट हो गया या फिटकरी हो गया, तो आप इन चीज़ों को भी छोटे पत्थर के रूप में वहाँ पे रख सकते हैं, और हर 15 दिन के अंदर आप इनको डिसमेंटल कर सकते हैं या फेंक सकते हैं वापस। हमने कपूर रखा है शायद, अगर मैं गलत नहीं तो। कपूर यदि आपको रखना है तो साउथ ईस्ट रखना चाहिए। अच्छा। साउथ ईस्ट की टॉयलेट में ही कपूर रखा जाता है। ओके। हाँ। और सर, वो पंचमुखी हनुमान जी का बड़ा महत्व बताया जाता है वास्तुशास्त्र में कि इनको लगाएं या? देखिए, पंचमुखी यदि आप हनुमान जी लगाते हैं अपने घर के बाहर में, तो आपका यदि ईस्ट खुलता हुआ घर है तो आप लगा सकते हैं, यदि आपका साउथ खुलता हुआ घर तो आप लगा सकते हैं, और यदि आपका साउथ वेस्ट खुलता हुआ घर है तो आप लगा सकते हैं। यदि आपका घर नॉर्थ खुलता हुआ है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। अब इसके अंदर भी मैं आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। यदि आपका घर ईस्ट खुलता हुआ है तो आप घर के बाहर शेर लगा सकते हैं, साउथ खुलता है तो आपको घर के बाहर शेर लगाना चाहिए। यदि आपका घर साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट खुलता है तो आपको हाथी लगा सकते हैं। अच्छा। यदि आपका घर नॉर्थ खुलता है तो आपके घर के बाहर झरने लगाने चाहिए। झरना, वाटरफॉल लगाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ओपन है तो भी आपको घर के बाहर झरना लगाना चाहिए। तो ये सब कुछ आपकी नेम प्लेट कैसी होनी चाहिए। यदि आपका घर ईस्ट में खुलता है तो आपके नेम प्लेट का जो साइज है रेक्टेंगल होना चाहिए। अच्छा। साउथ में है तो ट्रायंगल होना चाहिए, यदि वेस्ट में है तो गोल होना चाहिए, और यदि नॉर्थ में है तो वेवी होना चाहिए या राउंड होना चाहिए। नेम प्लेट का हाँ, भी। इसी प्रकार से यदि आप अपने घर में खाना खाने का डाइनिंग टेबल बना रहे हैं, डाइनिंग टेबल यदि आपका वेस्ट में है तो डाइनिंग टेबल का जो टेबल है वो राउंड होना चाहिए। यदि डाइनिंग टेबल ईस्ट में है तो रेक्टेंगल होना चाहिए। यदि डाइनिंग टेबल नॉर्थ में है तो वेवी होना चाहिए या राउंड होना चाहिए, और यदि यही साउथ में है तो ये ट्रायंगल होना चाहिए। इसी प्रकार से झूमर भी हैं। अच्छा। कि झूमर कैसे लगने चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब अभी इस प्रकार से मैं बताना चाहिए, वास्तु में इतनी बातें यदि पहले कभी हुई हैं तो मुझे बता दीजिए। किसी ने नहीं की है, क्योंकि वो सब वास्तु क्या, वो सब सीखे सिखाए वास्तु कर रहे हैं। किसी के वास्तु ब्लड में नहीं है, किसी के एस्ट्रोलॉजी ब्लड में नहीं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि लोग रीलें तो बना रहे हैं लेकिन वास्तु की एक्चुअल नॉलेज इतना ज़्यादा उलझा दिया गया है। आप ये कर लो पैसे की बारिश हो जाएगी, आप ये कर लो पैसे की बारिश हो जाएगी, धन बरसने लगेगा, ऐसे बरसने लगेगा। तो लोग इतना इनको करके जब वो कुछ होता नहीं है ना तो फिर उनका एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ खत्म हो जाता है। कम नहीं हो रहा है, करना ये है, खत्म हो जाता है। करना ये है जो हम कह रहे हैं, करना है जो ये करना, जो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू कर रहे हैं, देखो मल्टी कलर से लगा रखे हैं, कहीं लाल लगा रखा है, कहीं हरा लगा रखा है, कहीं नीला लगा रखा है। जी जी जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको तो स्टूडियो है इसलिए एग्जाम्पशन ये है, वरना घर पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा। चाहे वो स्टूडियो है, चाहे जी जी जी, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कलर 100%। यदि आप नहीं है तो इसका कॉमन कलर भी आता है, आप इसको ऑफ वाइट कर सकते हैं, कॉमन कलर भी आता है। लेकिन आपको यदि आप जोन वाइज आप चाहते हैं कि मुझे प्रकृति से भी कुछ चाहिए, जैसे आपने गर्मी है तो अपने एसी लगा रखे हैं ना, जी जी, तो आप चाहते हैं कि प्रकृति से मुझे चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, तंत्र मंत्र यंत्र चाहिए, तो भैया आप एक राजा को महाराजा कौन बनाता है? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। राजा से महाराजा, आपको कर्म तो करना ही है, बल तो आपके अंदर होना ही चाहिए, लेकिन राजा से महाराजा बनाने वाली जो टेक्निक है वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर ही है। सर कार से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है, क्योंकि आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि कार कहाँ पार्क्ड होनी चाहिए, कार में कैसे एंटर होना चाहिए, कैसे कुछ है क्या? 100। अरे आप क्या चीज़ नहीं है, कार किसको कहते हैं? कार शुक्र है। आप जब भी मान लीजिए कि आपका घर की एंट्री वेस्ट से हो रही है तो वेस्ट में आप कार को पार्क कर सकते हैं। यदि आप वेस्ट से घर की एंट्री है तो वेस्ट को छोटा रखिए, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा ओपन रखिए। कभी भी कार की पार्किंग कोशिश कीजिए कि नॉर्थ में ना कीजिए, क्योंकि नॉर्थ दिशा में शुक्र नीच का हो जाता है। आप इसको हमेशा जो कार की पार्क है साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, कार की पार्किंग नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है, कार की पार्किंग वेस्ट में हो सकती है, कार की पार्किंग साउथ वेस्ट में हो सकती है, लेकिन कभी भी कार की पार्किंग ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इस एरिया को ओपन खुला छोड़ना चाहिए, इस एरिया में गार्डन होना चाहिए, इस एरिया में पानी होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस एरिया में कार की पार्किंग ना हो। और कुछ ऐसा कि सर हमेशा सेफ रहे, साउंड रहे कार में, आप मतलब कभी एक्सीडेंट ना हो? देखिए, यदि कार का एक्सीडेंट आप चाहते हैं कि ना हो तो आपका मूलांक और भाग्यांक, मूलांक से कार का नंबर आप लीजिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है
तो कोशिश कीजिए कि कभी भी 8 नंबर वाला गाड़ी आप ना लें। अच्छा। और गाड़ी के अंदर, कार के अंदर हमेशा हनुमान जी का उड़ने वाला एक तस्वीर आप लगा सकते वो हैं। जो अक्सर शीशे के नीचे टंगे होते हैं हनुमान जी फिर उड़ते हुए, हनुमान जी उड़ते हुए वो हनुमान जी। लगाने चाहिए। हाँ, एक इसके अलावा मारुति वाहन यंत्र भी आता है, अच्छा, मारुति वाहन यंत्र, ये भी आपको अपनी गाड़ी में लगाना चाहिए। यदि आगे आप डैशबोर्ड में लगा आगे, सकते और हैं। जब भी आप किसी भी यात्रा पर निकलते हैं तो एक दुर्गा कवच जो 15 से 16 मिनट का आता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो दुर्गा कवच सुनकर आप घर से निकलते हैं तो माँ जो शिव और शक्ति का जो रूप है, जी जी, तो वह भी आपकी रक्षा करती वो है। भी प्रोटेक्ट करते हैं। सर आप वास्तु कंसल्ट बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, अच्छे अच्छे, आपने बोला आप वर्ल्ड वाइड जाके वास्तु कंसल्ट करते हैं, पर इंडियन हाउस होल्ड में अगर हम आए तो वहाँ पे आपको कुछ गलतियाँ दिखती हैं अक्सर, क्या वो किसी चीज़ की जगह हो सकती है, या कोई बहुत बेसिक गलती, बेड पे खाना, हम बहुत सुनते हैं कि रसोई में ये मत करो, वहाँ ये मत करो, ये मत करो, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखो, वास्तु ना लोगों ने ऐसे उलझा दी है ना, सामने को लगता है मुझे कराना ही नहीं है। बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी किचन में आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको नंगे पाँव जाना चाहिए किचन में नंगे पाँव जाए? किचन में जब भी खाना, लेकिन नंगे पाँव कभी भी रहना नहीं चाहिए। इसको तो जुराबें पहननी चाहिए। नंगे पाँव भी नहीं रहना चाहिए, नंगा तो पाँव जुराबें भी, होनी चाहिए? जुराबें होनी चाहिए, लेकिन चप्पल लेके आपको वहाँ पे नहीं चाहिए। बाथरूम की चप्पल को पूरे घर में लेकर नहीं घूमना चाहिए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। आपके घर में हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, घर में जाले नहीं होने चाहिए, टॉयलेट के गेट हमेशा बंद रहने चाहिए, टॉयलेट की सीट हमेशा कवर रहनी चाहिए। जितने भी टॉयलेट की आपके वो हैं टॉयलेट है, वहाँ पे सेंधा नमक भर के आप रख सकते हैं। साउथ ईस्ट जो जोन है वहाँ पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, वेस्ट में हरा रंग नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में हरा रंग नहीं होना चाहिए, ईस्ट में वाइट कलर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में काला रंग या फिर पीला रंग नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। नमक टॉयलेट में क्यों बताया? एक्चुअली में जो सी सोल्ट है ये नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। अच्छा, तो सी सोल्ट हो गया या फिटकरी हो गया, तो आप इन चीज़ों को भी छोटे पत्थर के रूप में वहाँ पे रख सकते हैं, और हर 15 दिन के अंदर आप इनको डिसमेंटल कर सकते हैं या फेंक सकते हैं वापस हमने दोबारा। कपूर रखा है शायद, अगर मैं गलत नहीं तो। कपूर यदि आपको रखना है तो साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। अच्छा, साउथ ईस्ट की टॉयलेट में ही कपूर रखा जाता है। ओके। हाँ। और सर वो पंचमुखी हनुमान जी का बड़ा महत्व बताया जाता है वास्तु शास्त्र में कि इनको लगाएं, या देखिए, पंचमुखी यदि आप हनुमान जी लगाते हैं अपने घर के बाहर में, तो आपका यदि ईस्ट खुलता हुआ घर है तो आप लगा सकते हैं, यदि आपका साउथ खुलता हुआ घर तो आप लगा सकते हैं, और यदि आपका साउथ वेस्ट खुलता हुआ घर है तो आप लगा सकते हैं। यदि आपका घर नॉर्थ खुलता हुआ है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। अब इसके अंदर भी मैं आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। यदि आपका घर ईस्ट खुलता हुआ है तो आप घर के बाहर शेर लगा सकते हैं, साउथ खुलता है तो आपको घर के बाहर शेर लगाना चाहिए। यदि आपका घर साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट खुलता है तो आपको हाथी लगा सकते हैं। अच्छा, यदि आपका घर नॉर्थ खुलता है तो आपके घर के बाहर झरने लगाने चाहिए, झरने, झरना, वाटरफॉल लगाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ओपन है तो भी आपको घर के बाहर झरना लगाना चाहिए। तो ये सब कुछ आपकी नेम प्लेट कैसी होनी चाहिए। यदि आपका घर ईस्ट में खुलता है तो आपके नेम प्लेट का जो साइज़ है रेक्टेंगल होना चाहिए, अच्छा, साउथ में है तो ट्रायंगल होना चाहिए, यदि वेस्ट में है तो गोल होना चाहिए, और यदि नॉर्थ में है तो वेवी होना चाहिए या राउंड होना चाहिए। नेम प्लेट का हाँ, भी। इसी प्रकार से यदि आप अपने घर में खाना खाने का डाइनिंग टेबल बना रहे हैं, हाँ, डाइनिंग टेबल यदि आपका वेस्ट में है तो डाइनिंग टेबल का जो टेबल है वो राउंड होना चाहिए। यदि डाइनिंग टेबल ईस्ट में है तो रेक्टेंगल होना चाहिए। यदि डाइनिंग टेबल नॉर्थ में है तो वेवी होना चाहिए या राउंड होना चाहिए, और यदि यही साउथ में है तो ये ट्रायंगल होना चाहिए। इसी प्रकार से झूमर भी हैं अच्छा, कि झूमर कैसे लगने चाहिए। तो हाँ। मेरे कहने का मतलब हाँ, अभी इस हाँ, प्रकार से मैं बताना चाहिए, वास्तु में हाँ, इतनी बातें यदि पहले कभी हुई हैं तो मुझे बता दीजिए। किसी ने नहीं की है, क्योंकि वो सब वास्तु क्या, वो सब सीखे सिखाए वास्तु कर रहे हैं। जी, किसी जी, के जी। वास्तु ब्लड में नहीं है, किसी के एस्ट्रोलॉजी ब्लड में नहीं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि लोग रीलें तो बना रहे हैं लेकिन वास्तु की एक्चुअल नॉलेज इतना ज़्यादा उलझा दिया गया है। आप ये कर लो पैसे की बारिश हो जाएगी, आप ये कर लो पैसे की बारिश हो जाएगी, धन बरसने लगेगा, ऐसे बरसने लगेगा। तो लोग इतना इनको करके जब वो कुछ होता नहीं है ना तो फिर उनका belief एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ कम हो खत्म हो जाता है। कम नहीं हो रहा है, करना ये है, खत्म बल्कि हो जाता करना है। ये है जो हम कह रहे हैं। करना है जो ये करना, जो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू करें, देखो मल्टी कलर से लगा रखे हैं, कहीं लाल लगा रखा है, कहीं हरा लगा रखा है, कहीं नीला लगा रखा है। जी जी जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको स्टूडियो है इसलिए एग्जाम्पशन ये है, वरना घर पे एग्जाम्पशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती अच्छा, है, चाहे वो स्टूडियो है जी चाहे जी जी, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कलर। 100%। यदि आप नहीं है तो इसका कॉमन कलर भी आता है, आप इसको ऑफ वाइट कर सकते हैं, कॉमन अच्छा। कलर भी आता है। लेकिन आपको यदि आप जोन वाइज आप चाहते हैं कि मुझे प्रकृति से भी कुछ चाहिए, जैसे आपने गर्मी है तो अपने एसी लगा रखे हैं ना, जी जी, तो आप चाहते हैं कि प्रकृति से मुझे चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, पावर, तंत्र मंत्र यंत्र चाहिए, तो भैया आप एक राजा को महाराजा कौन बनाता है? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। राजा से महाराजा। आपको कर्म तो करना ही है, बल तो आपके अंदर होना ही चाहिए,
लेकिन राजा से महाराजा बनाने वाली जो टेक्निक है वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर ही है। सर कार से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है, क्योंकि आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि कार कहाँ पार्क होनी चाहिए, कार में कैसे एंटर होना चाहिए, कैसे कुछ है क्या हमारे 100। अरे आप क्या चीज़ नहीं है, कार किसको कहते हैं? कार शुक्र है। आपके जब भी मान लीजिए कि आपका घर की एंट्री वेस्ट से हो रही है तो वेस्ट में आप कार को पार्क कर सकते हैं। यदि आप वेस्ट से घर की एंट्री है तो वेस्ट को छोटा रखिए, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा ओपन रखिए। कभी भी कार की पार्किंग कोशिश कीजिए कि नॉर्थ में ना कीजिए, क्योंकि नॉर्थ दिशा में शुक्र नीच हो जाता है। आप इसको हमेशा जो कार की पार्क है साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, कार की पार्किंग नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है, कार की पार्किंग वेस्ट में हो सकती है, कार की पार्किंग साउथ वेस्ट में हो सकती है, लेकिन कभी भी कार की पार्किंग ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इस एरिया को ओपन खुला छोड़ना चाहिए, इस एरिया में गार्डन होना चाहिए, इस एरिया में पानी होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस एरिया में कार की पार्किंग ना हो। और कुछ ऐसा कि सर हमेशा सेफ रहे, साउंड रहे कार में, आप मतलब कभी एक्सीडेंट ना हो? देखिए, यदि कार का एक्सीडेंट आप चाहते हैं कि ना हो तो आपका मूलांक और भाग्यांक, मूलांक से कार का नंबर आप लीजिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो कोशिश कीजिए कि कभी भी 8 नंबर वाला गाड़ी आप ना लें। अच्छा। और गाड़ी के अंदर, कार के अंदर हमेशा हनुमान जी का उड़ने वाला एक तस्वीर आप लगा सकते वो हैं। जो अक्सर शीशे के नीचे टंगे होते हैं हनुमान जी उड़ते हुए, वो हनुमान लगाने चाहिए। हाँ, एक इसके अलावा मारुति वाहन यंत्र भी आता है। अच्छा, मारुति वाहन यंत्र, ये भी आपको अपनी गाड़ी में लगाना चाहिए। यदि आगे आप- डैशबोर्ड में लगा आगे। सकते और जब भी आप किसी भी यात्रा पर निकलते हैं तो एक दुर्गा कवच जो 15 से 16 मिनट का आता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो दुर्गा कवच सुनकर आप घर से निकलते हैं तो माँ जो शिव और शक्ति का जो रूप है हैं। जी जी, तो वह भी आपकी रक्षा करती वो है। भी प्रोटेक्ट करते हैं। सर जैसे आगे बढ़ते हुए, जैसे अब आपके और पॉडकास्ट में भी काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि आप यदि लग्जरी में जीते हैं, इसके साथ साथ जो आपने खुद ट्रांसफॉर्म किया, आपने खुद एक 10 करोड़ के कर्जे से अपना ये एम्पायर खड़ा किया है, आज आपका इतना बड़ा शोरूम है। इसके साथ एक और आपके जीवन में चीज़ हुई है जो था, आपने कैंसर सहा, आपने डायबिटीज सही, और एक और थी मेरे ख्याल से आपको बीमारी। ऐसे अब मैं क्या बताऊं कि कम से कम 10 से 12 बीमारियों की लिस्ट थी। बीपी मेरे को था, कोलेस्ट्रॉल मेरे को था, शुगर मेरे को थी, कैंसर जैसी और तभी आपका डाउनफॉल भी था, तभी आपका डाउनफॉल भी था। तो मान लो जब परेशानियाँ आती हैं तो सभी चारों तरफ से गिर कर आती गिर हैं। जाते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी मारक और हमारी कुंडली में बाधक भाव होते हैं। कौन से? मारक मारक। और बाधक। ठीक। यदि आपस में इनकी युति बन जाती है और उनकी दशा और अंतदशा चल पड़ती है, महादशा और अंतदशा चल पड़ती है, तब आदमी क्रोनिक डिसीज से अपने आप को पीड़ित होता है। अच्छा, आप अभी आपने वास्तु में सुना होगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपके बहुत साउथ सुना है। साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में में टॉयलेट टॉयलेट है, है तो कैंसर होगा ही होगा। कैंसर होगा। ऐसा कोई योग नहीं होता है। अच्छा, हाँ, आप समझ लीजिए कि आपको क्रोनिक डिसीज कब होगी? जब आपकी कुंडली में मारक और बाधक भाव एक साथ बैठे हों, या मारक भाव बाधक भाव की राशि में बैठा हो, या बाधक भाव मारक भाव की राशि में बैठा हो और उसकी अंतदशा या महादशा आ जाए, तभी ये कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर में 90% इंडिया में के लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। 90%? 90%। आप देखो, आप यहाँ पे, आप दिल्ली में हैं, आप नोएडा में हैं, आप गुड़गांव में, आप किसी भी अच्छी सोसाइटी में चले जाइए, आपको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा, आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा, या फिर आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ये toilet इतने मिलेगा। फ्लैट्स हाई राइजर होते हैं, चेक बिल्डर कर लीजिए फ्लोर होते हैं। आप चेक कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 फ्लैट्स के नक्शे हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, ENE में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, या फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। 90%, 80% का रेशियो ले लीजिए आप, 80 से 90% लोगों के में रेशियो, लेकिन उनमें से 1 या 2% कोई कैंसर है। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं है। अच्छा, मेरी कहने का भावार्थ समझिए। अब होता क्या कि उनमें से 1-2% लोगों को कैंसर हो गया और वो गया वास्तु एक्सपर्ट के पास, वो कहता है आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉयलेट कितने % लोगों के घर में? 80% से 90%। लेकिन उसमें से कैंसर कितने % लोगों को हुआ? 2-3%। 2-3% लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होगा ये जरूरी नहीं है। ये उन कुंडली के अनुसार, ये कुंडली के अनुसार होगा। तो आप मुझे बताइए कि कोई बंदा वहाँ पे 50 साल से रह रहा है, 100 साल से रह रहा है, तो कैंसर सभी 10 के 10 बंदों को क्यों नहीं हुआ? कैंसर एक बंदे के क्यों हुआ? बिल्कुल। या वहाँ पे अभी तक जितने लोग चले गए उनको कैंसर क्यों नहीं हुआ था? मतलब कि जिसकी कुंडली में क्रोनिक डिसीज का प्रोमिस होगा जी, तभी वह डिसीज उसको आएगी। आएगी। और इसका उपचार भी है, अच्छा, और बिना तोड़फोड़ के है। कैसे? देखिए क्या होता है कि जो वास्तु विश्वकर्मा हमारे पास, मैं किताब भी लेकर आया हूँ, वास्तु विश्वकर्मा और जी। वास्तु रत्नावली, इसमें इसके बारे में बताया गया कि आपको कौन सी एनर्जीज को बाहर करना है और कौन सी एनर्जीज को अपने अंदर लेकर आना है। अच्छा, तो बिना तोड़फोड़ के भी आप अपनी इन एनर्जीज को अपने घर में लेकर सकते हैं। अब एक इस पुस्तक में सारा ज्ञान है। पुस्तक के बारे में, ये वास्तु विश्वकर्मा और वास्तु रत्नावली
ये मेरे द्वारा लिखी गई नहीं है, ये वास्तु विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा जी जिन्होंने वास्तु के बारे में कंप्लीट लिखा था, ये उन्हीं ने लिखा गया है। और उन्होंने इसमें पूरा बताया गया कि किस प्रकार से 9 ग्रह इफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से जो हमारा जन्म तिथि है वह वास्तु को इफेक्ट करता है। क्योंकि इच्छुक बहुत होते हैं, आपसे कंसल्ट बहुत करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो अब खुद कंसल्टेंट बना चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि कितने लोगों का बिलीफ सिस्टम बढ़ चुका है, कितने लोग वापस आध्यात्मिक की तरफ चल रहे हैं। अब लोग ये साइंस, ये विद्या, इन सब में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है? जी, मैंने अभी लास्ट मंथ से ही एक अपना कोर्स लॉन्च किया है। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु वही लोग सीखें जो इसको लेके सीरियस हैं। यदि आप इसको एक मजाक बनाना चाहते हैं कि आपको चाहते हैं कि मेरे को इससे पैसा कमाना है, आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन सामने वाले का भला करके। इसमें आप किसी को, सामने वाले को ब्लैक में, यदि आपके दिमाग में एक हल्का सा भी पाप आ जाता है तो आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। अच्छा। आप इस फील्ड में, तो अभी मैं देख रहा हूँ एक बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। एक उनको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज तो है लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किससे पढ़ना जा रहे हैं तो उनको तीनों विद्याओं की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ, एक एस्ट्रो बहुत बड़ा वास्तु एक्सपर्ट्स हैं तो ये तो कहते हैं कि मेरी फीस तो 12 लाख रुपए है और पढ़ाते हैं 4,000 रुपये में। तो कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी का या न्यूमरोलॉजी का या वास्तु का क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो कोई 100 रुपये में सिखा रहा है, कोई 1000 रुपये में सिखा रहा है। रिकॉर्डेड कोर्सेज सर ऐसे बेच देते हैं। मैं ये बात रिकॉर्डेड कोर्सेज की नहीं है, बात करूँ उसमें भी सीरियसनेस नहीं आ रही है। उसमें फिर आपको ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि जब आपके पास 1000 यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर हो गए, 10,000 आपने कहा कि मैंने कोर्स किया हुआ है, तो फिर मतलब कि आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे जाना किसके पास है। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि एक उपाय कौन कर सकता है। एक उपाय सिर्फ एक उपासक बता सकता है। उपासक, और उपासक बनने की भी एक विधि है। आपने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली, आपने वास्तु सीख लिया, लेकिन आपने उपासक बनने की विधि नहीं सीखी, तो जो भी आप उपाय फ्री में बांट रहे हैं ना, तो ध्यान रखना इसका भविष्य अच्छा नहीं है। अपना भविष्य देखना और ये भी ध्यान बताना, जितने भी एस्ट्रोलॉजर ना उसमें से 90% एस्ट्रोलॉजर या तो किडनी से मरे हैं, या फिर कैंसर से मरे हैं, या फिर वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से मरे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की ऐसी डेथ हो रही है, आप चेक कीजिए। तो इसका एक विधि है, इसका एक तरीका है कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा आपको भगवान का निकालना पड़ता है, कुछ हिस्सा आपको दान पुण्य पे लेके जाना पड़ता है। तो यदि आप वह चीज़ें नहीं करेंगे, आप सिंपल एस्ट्रोलॉजर बन के लोगों को लूटना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखना ये कर्मा है, आप नहीं भुगतेंगे तो आपके बच्चे भुगतेंगे। बट अगर कोई सीरियस है और अच्छे से करना चाहता है तो क्या उसका भविष्य, उसके लिए वो आज भी इन्वाइटेड है और उसके लिए वो कल भी इन्वाइटेड है। उसका भविष्य सिक्योर्ड है सर, वो अच्छा 100%। परिवार को उसका पूरा सिखाऊंगा कि इस उपाय, आप यदि करियर में जाना चाहते हैं तो उपासक कैसे बने, और यदि आप फिर अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं तो आपके उपाय कैसे होंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हम इंडिया के सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरे पास आज 3 से 4 हज़ार रोज़ की कॉल आती हैं कंसल्ट लेने के लिए, लेकिन मेरी फीस बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं 10 से 12 कंसल्टेंसी नहीं दे पाता हूँ। तो फिर मैंने इसको सिखाने का डिसीजन लिया, सिखाने का निर्णय लिया। तो हमने इसमें एक एप्लीकेशन बनाई है, तो जिसमें हम लोगों को ये कहेंगे कि जो भी हमारे पास कॉल आती है तो हम उसको आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। अच्छा। तो हम आपको इनकम का एक साधन भी देंगे। तो जिसमें यदि आपको किसी को लगता है कि आप एक अच्छी करियर के रूप में इसको स्टेप आगे सीखना चाहते हैं, तो जो भी मेरे पास कॉल आती हैं या जो भी लोग मेरी फीस को अवॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको आपको डाइवर्ट करेंगे, तो और आपको इनकम भी तुरंत आपकी शुरू हो सकती है। तो इसी प्रकार से कि आप कोई जो आपकी, जो आपने कहा मैं दिन में 10 कंसल्टेंट लेता हूँ, मतलब मेजरली 10 ही ले पाता हूँ, उन 10 में आप पूरा चिट्ठा खुद अपने हाथों से बनाते हैं खुद? जी हाँ। तो इसमें क्या होता है कि मैं जब 30 मिनट से 45 मिनट तक सामने वाले के पास बैठता हूँ। आप 45 मिनट बैठते हैं? 30 से 45, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक इमोशन का काम है। मैंने देखा था कि मैंने शुरू में बताया ना कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो वो 5 मिनट में 11,000 रुपये फीस ले रहे हैं, और सभी भीड़ के सामने पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, जा तो ये कर ले, तो जो कुंडली उठा के फेंक देते हैं, ईगो दिखा देते हैं। तो ये कहीं ऐसा विषय नहीं है, ये बैठकर इमोशन को, आपके इमोशन को समझने का विषय है। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी के बजाय अगर अपनी बात कह दूं, 50% बात तो आदमी तभी हल्का हो जाता है जब अपनी वो पूरी बात सामने वाले के पास को सुनने को ही तैयार नहीं है। एस्ट्रोलॉजर कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट बोलिए आपको उपाय बताना, आपको उपाय बताना। अभी ऐसे थोड़ा ना होता है यार। आप एक व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप एक धंधा नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले, एक भगवान ने आपको एक मौका दिया है कि आप सामने वाले की लाइफ संवार सकें, आप उसकी मदद कर सकें उसके गोल तक उसको पहुंचाने में। आप कैसे करते हैं सर? मैं यही करता हूँ कि मैं पूरे पहले 15 मिनट उसकी बात सुनता हूँ, मैं लाइफ में क्या परेशानी है उसको सुनता हूँ, फिर उसको अपने चार्ट के हिसाब से उसको एनालिसिस करता हूँ, उससे बताता हूँ कि इसके पीछे का तेरा क्या कारण है, कौन से ग्रह आपके उच्च के बैठे हैं, कौन से ग्रह आपके नीच के बैठे हैं, आपको कौन से दिन आपके महीने में 3 दिन हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कौन से महीने में 3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, हफ्ते में शनिवार आपका अच्छा है, आपके लिए मंगलवार अच्छा है या नहीं है,
कौन से कलर के आपको कपड़े पहनने हैं। आपके मित्र ग्रहों की टोली आपके साथ बना देता हूँ। मैंने आपको बताया कि कौन सा आपके लिए जानवर अच्छा है, कौन सा आपके लिए फल अच्छा है, अच्छा, वो भी बता देते हैं वो कि भी आपके बता आइडियल आपके किसको लिए दान करना है। किसको दान करना है, कौन से चलते हुए पानी में आपको चीज़ें फेंकनी है, डालनी है, या रुके हुए पानी में डालनी हाँ है, हाँ हाँ। या फिर गंदे नाले में डालनी है। तो ये सब चीज़ें कौन से जीव को, ग्रह की चीज़ें आपको डालनी है, आपको ऐसे करके डालनी है या फिर ऐसे करके डालनी है। यदि आपको अच्छे फल लेने हैं तो हमेशा ऐसे करके डालनी चाहिए, यदि आपको बुरे फल दूर करने हैं तो हमेशा चीज़ें थ्रो करनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपको ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र वशीकरण कर दिया है, जी जी जी। तो उसके एक हवन होते हैं जो रात को 8 बजे के बाद होते हैं। उसकी हवन की विशेष सामग्री होती है, उसकी एक विशेष विधि होती है। तो ये सब आपके गुरु से पता लगती है। जो मेरे गुरु हैं वह तंत्र विद्या में उनको मार्कंडे मिला हुआ है। मार्कंडे अभी तक भारत सरकार में सिर्फ 5 लोगों के लिए है, उसमें से 4 लोग अभी दुनिया में नहीं है। इसमें मात्र मेरे गुरु जी हैं जिनका 20 साल से कोई शिष्य नहीं है। अभी पिछले 2-3 सालों से एक मात्र शिष्य उनका मैं ही हूँ, क्योंकि उनकी नाम पहले 20 साल पहले इसलिए उन्होंने शिष्य बनाने बंद कर दी थी कि उनका नाम का मिसयूज होने लग गया था। अच्छा। तो अभी एक मात्र उनका शिष्य मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे तंत्र, यंत्र, मंत्र की पूरी प्रक्रिया सिखाई है। जो भी आपको मैं वास्तु बता रहा हूँ, तो यह भी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी मैंने उन्हीं के साथ में डिस्कस किया है। इस प्रकार से मेरे 3 गुरुजी और भी हैं, एक वाराणसी के हैं, एक हैदराबाद के और एक मुंबई के हैं। तो जिनसे मिलकर डिस्कस करता हूँ, मैं उनके पाँव धोता हूँ। उनको पैसे से प्यार नहीं है, उनको प्यार भाव से है। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी के पहले 5-7 साल उनके चरणों में रहकर, उनका जो चरण पानी, उनके पानी पिया, जो उनका पैरों को पैर धो के पानी पिए, और अब मैं विद्या आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो आप सीख सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल सर। काफ़ी सर एक रिक्वेस्ट है मेरी जाते जाते, क्योंकि हमारे ऑडियंस के काफ़ी डाउट्स आते हैं, काफ़ी शंकाएं नहीं भी होती हैं मेरी तरह, तो कमेंट्स बहुत करते हैं। तो आपकी टीम या कोई भी कभी समय निकाल के उनके कुछ रिप्लाई कर पाएँ। बाकी तो रीच आउट करने के लिए हम आपके मोबाइल नंबर्स और आपकी वेबसाइट के लिंक्स बिल्कुल, वगैरह आपके डाल कमेंट देंगे। जितने भी कमेंट आएंगे हम उनका रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत। काफ़ी आई ओपनर था सेशन। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। 2025 अपनी कुंडली या इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। मैं खुद आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी रिप्लाई करें, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारी बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।